which is that plant serves. बोलते हैं ना कि जड़ी बूटी में हर रोग को ठीक करने की वो होती है, प्रॉपर्टीज होती है, तो उसकी स्टडी को उनको यूज करना, उनको आयुर्वेदा बोलते हैं. Okay, next. सर, जो नेचर से हम नेचर में जो मतलब हीलिंग पावर है, अगर उसे यूज करते हैं तो शायद नेचुरोपैथी, और आयुर्वेदा में नेचर के प्रोडक्ट को यूज करके कुछ ह्यूमन वाला क्रिएट करना है शायद आयुर्वेदी. ठीक है. Other two students. Only two is there? Namaste, Shashank ji. Namaste. Interesting question, but to my understanding, naturopathy जो है, अगर हम general terms में देखें तो it can be a part of Ayurvedic concept, Ayurvedic principles. उसका ही एक मतलब formation modern term में हम कह सकते हैं is clubbed as naturopathy, where day-to-day medicinal, day-to-day plant-based material and some procedures, not only herbs and plants, but yes, so basically triggering your natural mechanism of healing and recovery through all nature provided products and processes, right? So yeah, मेरे लिए more or less understanding of the naturopathy and natural way of living. And Ayurveda is a superset. I understand it as a superset because over there it's a complete school of thoughts where जैसे allopathy है, other ways of maintaining your health, both corrective and preventive, दोनों ही चीजें आती हैं. But Ayurveda में mainly I understood that the essence is on extending the power of your existing health, aligning it to your exact natural tendency and type. All that thing is more or less the superset of Ayurveda is what I understand. And plant-based approach is definitely क्योंकि ये जो nature gives you all these जो plant products and all, nature gives you all. So premise is that all problems have solution in nature. It's just we don't know about it. Okay, good. That is my understanding over there. Nice. Any other else? 1, 2, 3. 3 students or 4 students? Nishan ji. Hello, sir. Sir, Vinita, yeah. हाँ यार विनीता जी. Sir, sir, Ayurveda and like naturopathy, both treats like common diseases, and like both are helpful, but both are like slow process and comes from natural. What I is my this thing. So like suppose like just say small things remedies what we do for Ayurveda, like treatment for this thing, it really helps. Like suppose black pepper and home and medicinal, like so this is my understanding. Yeah, good. Just a minute. Yes. So, hello. हाँ जी बोलो. हाँ. So, और कोई बच्चा? सबने बता दिया? हाँ जी हो गए. हो गया. ओके. तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि आज के समय में कुछ लोग आयुर्वेद और नेचुरोपैथ को ऐसा समझते हैं कि नेचुरोपैथ मतलब
नेचर के साथ रह करके बॉडी को ट्रीट करना, हील करना। और आयुर्वेद मतलब जड़ी बूटी, मतलब जैसे गिलोय है, अश्वगंधा है और काली मिर्च है। तो आयुर्वेद जड़ी बूटियों का विज्ञान है, और नेचुरोपैथी द साइंस ऑफ नेचर, वेयर यू हैव टू स्टे, यू हैव टू अंडरस्टैंड द नेचर, देन यू हैव टू हील योर बॉडी। तो ये एक बड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट लोग लेके चलते हैं। आयुर्वेद का नाम आते ही लोग बोलते हैं भाई कुछ तो जड़ी बूटी चाहिए किचन में मसाले पीसने के लिए तो मसाला और कुछ जड़ी बूटी हर्ब्स मीन्स आयुर्वेद है। नेचुरोपैथी मीन्स सम नेचुरल ट्रीटमेंट। उसमें थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो धूप, हवा, पानी और टेम्परेचर, इन सब के माध्यम से शरीर को ठीक करना। तो दिस इज वेरी बेसिक अंडरस्टैंडिंग। दिस इज नॉट रॉन्ग, बट एक्चुअली दिस इज नॉट कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग अबाउट आयुर्वेदा एंड नेचुरोपैथी। तो आयुर्वेद और नेचुरोपैथी को समझने के पहले मैं ये बता दूं कि नेचुरोपैथी कोई अलग से एक साइंस नहीं है, एक अलग से विज्ञान नहीं है। दिस इज नॉट सेपरेट साइंस। पिछले 100 से 120 सालों का जो डेवलपमेंट है, उससे एक ब्रांच डेवलप हुई, जिसको कुछ ऐसे लोगों ने नेचुरोपैथी कहना शुरू किया, जिसमें मेडिसिन का यूज नहीं करते, जिसमें प्रकृति में जो 5 एलिमेंट्स हैं केवल उसका यूज करते हैं। 5 एलिमेंट्स कौन से हैं? पृथ्वी मीन्स, पृथ्वी को अगर देखा जाए तो उसको आप बोल सकते हैं कि अर्थ एलिमेंट, या फिर मिट्टी से जो ट्रीटमेंट करते हैं, सॉइल ट्रीटमेंट। दूसरा है एयर, सुबह सुबह ताजी हवा में टहलते हैं तो लंग्स प्रॉपर वर्क करते हैं। उसके बाद वाटर, तो पानी से बहुत तरह का ट्रीटमेंट करते हैं। तो पानी से जैसे स्पाइनल बाथ करते हैं, हिप बाथ करते हैं, और कोलन क्लिनजिंग करते हैं, आंतों की धुलाई करते हैं। और फिर अग्नि, जो टेम्परेचर से, गर्म चीजों से जो बॉडी को ट्रीटमेंट करते हैं। फिर आकाश तत्व, मतलब मन को, विचार को शांत करके, बेसिकली नेचुरोपैथी में जो आकाश तत्व है, ईथर एलिमेंट है, उसको मन या विचार से जोड़ते हैं। तो विचारों को कैसे रेगुलेट करके खुद को ट्रीटमेंट दें। तो ये एक ट्रीटमेंट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट को लेके पिछले 100 से 120 सालों में इंडिया में बहुत प्रचारित प्रसारित है। लेकिन इसकी हिस्ट्री बताऊं, 1885 1885 या 1885 में एक यूरोप के स्कॉटलैंड के डॉक्टर थे। उन्होंने एक मूवमेंट चलाया, हाइजेनिक मेडिसिन, जॉन स्किल नाम है। तो जॉन स्किल ने एक मूवमेंट चलाया, हाइजेनिक मेडिसिन। तो हाइजेनिक मेडिसिन में बोलते थे सुबह टहलो और ताजा फल खाओ, फलों के जूस पियो, कच्ची सब्जियां खाओ, और कोई प्रॉब्लम है तो मिट्टी का यूज करो, बर्फ पे चलो, और ठंडे गर्म पानी से स्नान करो। बहुत से अल्टरेशन मॉडरेशन बताए। उसके बाद धीरे 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 फिर जब साइंस का रिवोल्यूशन हो रहा था, उसमें बहुत से रिसर्च, बहुत से मेडिसिन एग्जिस्टेंस में आ रहे थे। लेकिन ये जो डॉक्टर्स थे, जिन्होंने नेचर पे विश्वास करके एक अलग तरह का सिस्टम डेवलप किया, उसको इन लोगों ने धीरे धीरे 19th सेंचुरी में नेचुरोपैथी कहना शुरू किया। और भारत में तो आदिकाल से था। पूरा आयुर्वेद का जो कॉन्सेप्ट है वो किस पे खड़ा है? पंच महाभूत, 5 एलिमेंट्स। और बेसिकली नेचुरोपैथ देखें तो भी 5 एलिमेंट्स है। लेकिन बाय डिफॉल्ट ऐसा कहा जा सकता है, अनलकली भारत में आजादी के बाद, और आजादी के 100, 200, 400 साल पहले भी, जब बाहर से आक्रमणकारी या इन्वेडर्स आए जिन्होंने भारत पर आक्रमण किया, तो बहुत सा भारत का नॉलेज जो है वो वैनिश हो गया, समाप्त हो गया। तो उसमें आयुर्वेद को प्रमोशन नहीं मिल पाया, आयुर्वेद पर इतना ध्यान नहीं दिया गया। इसलिए फिर अलग से आयुर्वेद को छोड़ के नेचुरोपैथी की एक नई धारा शुरू हुई। और भारत में इसको लाने का श्रेय जाता है महात्मा गांधी को। महात्मा गांधी जब यूरोप के टूर पर गए थे, तो वहां पर फादर क्नाइप, लुई पुणे, ऐसे नेचुरोपैथ के जो डॉक्टर थे उनसे मिलते हैं। फिर आकर के यहाँ पे पुणे में उल्ली कांचल में अपने आश्रम में नेचुरोपैथी का प्रयोग शुरू करते हैं। तो भारत में आज हम जिस नेचुरोपैथी, मॉडर्न नेचुरोपैथी की बात करते हैं, उसके जो फादर हैं वो महात्मा गांधी हैं। लेकिन अगर आप हिस्टोरिकल और साइंटिफिक स्टडी करोगे तो आपको पता चलेगा कि नेचुरोपैथी ऑलवेज इन इंडिया, हमेशा से भारत में
रहा है, कोई अलग से साइंस नहीं है। जैसे आयुर्वेद और नेचुरोपैथ का एक कॉमन सिद्धांत है, वो ये है कि हमें जो ट्रीटमेंट करना है वो डिसीज का नहीं करना है, वी हैव टू ट्रीट द पेशेंट, हमें रोगी का ट्रीटमेंट करना है। वो मानते रोग का कारण क्या है, शरीर की जो जीवनी शक्ति है, जो लाइफ फोर्स एनर्जी है, वो पूरी तरह से जब लो होती है या फिर वर्क नहीं कर पाती, तो उसके कारण से डिसीज हो जाता है। तो नेचुरोपैथी और आयुर्वेद दोनों लगभग ऐसे ही सिद्धांत को लेकर चलते हैं, कुछ फंडामेंटल्स अंतर दोनों में है, बट दोनों किस पे काम करते हैं, लाइफ फोर्स एनर्जी पे। तो इस कंफ्यूजन से हमें बेसिकली बाहर निकलना पड़ेगा कि नेचुरोपैथी और आयुर्वेदा अलग है। नेचुरोपैथी केवल 5 एलिमेंट्स है और आयुर्वेदा केवल जड़ी बूटी का विज्ञान है। तो अब हम आयुर्वेदा की हिस्ट्री पर जब हम चलते हैं, जर्नी ऑफ आयुर्वेदा, तो हमें बहुत सी चीजों का एक नया एस्पेक्ट पता चलेगा कि क्या है बेसिकली आयुर्वेदा। तो आयुर्वेद जो आप लोगों ने बताया कि जड़ी बूटी का विज्ञान है, एक लोगों ने बताया कि लाइफ साइंस है, प्लस प्लांट बेस्ड मेडिसिन है, वो केवल आयुर्वेद का एक छोटा सा पार्ट है, केवल 10% पार्ट है। तो आयुर्वेद ये जो शब्द है वो 2 शब्दों से मिलकर बना है, आयु और वेद। 2 शब्द है यहाँ पे, देयर आर 2 वर्ड्स, आयु एंड वेद। आयु मीन्स लाइफ, वेद मीन्स जानना और साइंस। तो जो जीवन का विज्ञान है वो आयुर्वेद। तो जीवन में आपके क्या क्या आता है, जीवन में आपके सुख आता है, दुख आता है, प्रसन्नता आती है, सफलता आती है, सफलता आती है, शारीरिक स्वास्थ्य आता है, फिजिकल मेंटल इमोशनल हेल्थ आता है। जीवन में जो कुछ भी आता है, आयुर्वेद ने हर टॉपिक, हर सब्जेक्ट को टच किया। इसलिए आयुर्वेद कभी कहता है नहीं कि डिसीज इज द कॉज ऑफ इलनेस या बैक्टीरिया इज द कॉज ऑफ इलनेस। आयुर्वेद सबसे पहले क्या कहता है, प्रज्ञा अपराधा। प्रज्ञा अपराधा मीन्स अगर आपका मस्तिष्क या विचार पल्यूटेड हो गया, प्रदूषित हो गया, अगर आपका मन स्वस्थ नहीं है, तो रोग का सबसे जो बेसिक फंडामेंटल रीजन है वो आपका मन या पल्यूटेड माइंड या विचार है। तो प्रज्ञा अपराध, प्रज्ञा मतलब आपका इंटेलिजेंस या आपकी बुद्धि, जब वो पूरी तरह से पल्यूटेड हो जाती है तो रोग अपने आप क्या होता है, शुरू हो जाता है। इसलिए आयुर्वेद क्या करता है, जो आपका इग्नोरेंस है, जो आपका अज्ञान है, जैसे आपने आइसक्रीम खाया, आइसक्रीम के बाद चाय पी ली, तो आपको अच्छा तो बहुत लगा लेकिन आप बीमार हो गए, ठीक है। आयुर्वेद बोलता है दिस इज इग्नोरेंस, ये क्या है, अज्ञान। तो इस अज्ञानता के कारण यू डिड रॉन्ग एक्शन, आपने गलत कर्म किया। तो जब आपको ज्ञान इग्नोरेंस होता है, तो अननोइंगली यू हैव टू ड्राइव योरसेल्फ टुवर्ड्स टू बैड एक्शन और इग्नोरेंट एक्शन। अज्ञान जनित कर्म आप करते हैं, शुभ कर्म करते हैं, उसका परिणाम क्या होता है, रोग होता है। तो आयुर्वेद ये नहीं कहता कि आइसक्रीम खाने से, चाय पीने से आपको रोग होगा। आयुर्वेद इसके भी पहले जाता है, बोलता है बेटा तुम्हें नॉलेज नहीं था, आइसक्रीम ठंडी है इसलिए आइसक्रीम खा करके गर्म चीज नहीं खानी चाहिए थी, चाय आपने पी लिया इसलिए आपका स्वास्थ्य खराब होता है। तो आयुर्वेद बोलता है ये जो अज्ञान है कि किस चीज को किस चीज के साथ खाना है, ये अज्ञान या फिर इस ज्ञान का अभाव, लैक ऑफ नॉलेज कि कॉम्बिनेशन ऑफ फूड क्या होना चाहिए, उसके कारण से आप रोगी हो गए, ठीक है। और रोगों को भी आयुर्वेद बोलता है कि रोग एक तरह का दुख है, एक तरह का मिजरेबल एक्सपीरियंस है, और वो इग्नोरेंस से आता है। तो अब आयुर्वेद का उद्देश्य क्या है, दुनिया की जितनी पैथीज है, हर पैथीज में हम क्या देखते हैं कि रोग होने के बाद फिर ट्रीटमेंट शुरू होता है, प्रिवेंशन की बात होती है। बट प्रिवेंशन के लिए मैं आपसे पूछूं, एलोपैथी में प्रिवेंशन के लिए क्या है, तो आप क्या बोलोगे? कोई भी डॉक्टर एलोपैथ है वो सबसे पहले तो वैक्सीनेट कर देगा। हाँ, वैक्सीनेट कर देगा, ठीक है। वैक्सीनेशन वैक्सीनेशन इज द प्रोटेक्शन गार्ड एंड दिस इज इन सिक्योरिटी, बट दिस इज नॉट ट्रीटमेंट। अभी थर्ड वेरिएंट मैं कुछ कहूंगा नहीं, बट थर्ड वेरिएंट आने वाला है, अगर उसकी
इलाज नहीं मिला, तोड़ नहीं मिला, तो ये जितने लोग वैक्सीन लगा के घूम रहे हैं सब पूरी तरह से वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, उसका क्या रिजल्ट होगा वो तो आने वाले समय में पता चलेगा, बट अभी के लिए सेफ गार्ड है, लोग लगवा रहे हैं। ठीक है, आपको जानकारी के लिए बता दूं कि वैक्सीनेशन आयुर्वेद में भी होता था। आज से हजारों साल पहले देयर आर मेनी प्रोसेसेस वेयर चाइल्ड हैज टू गो थ्रू द वैक्सीनेशन और टीका। ठीक है, लेकिन उसकी पद्धति एकदम अलग थी। ठीक है, वो एक संस्कारों के अंतर्गत किया जाता था, जिसे संस्कार बोलते थे। तो एक बहुत वास्ट टॉपिक है, अभी धीरे धीरे हम वहां तक पहुंच रहे हैं। तो प्रिवेंशन के लिए बोलेगा डॉक्टर कि भाई ठंडा गर्म मत खाओ, मौसम बदल रहा है, गुनगुना पानी पियो। तो ध्यान से देखो ये सब है क्या, ये लाइफ स्टाइल है। इसीलिए आयुर्वेद बोलता है कि ऋतुचर्या दिनचर्या। अभी बरसात का सीजन आ गया तो दादी माँ के नुस्खे होते थे, बरसात में दही नहीं खाना, कर्ड नहीं खाना। तो ये नुस्खे क्यों बताते थे? क्यों? क्योंकि ऑलरेडी जो बारिश का सीजन होता है उसमें आपका जो फायर होता है, डाइजेस्टिव फायर, वो बहुत वीक होता है। और जो दही है, कर्ड है, वो पचने में बहुत भारी होता है। उसका स्वभाव क्या होता है, वो एक तरह से कह लीजिए कि आपके शरीर में म्यूकस क्रिएट करता है, भारीपन क्रिएट करता है, क्योंकि वो अर्थ एलिमेंट से बना है। तो इसलिए बोलते थे दही मत खाओ। दूसरा, दही क्या है, एक तरह से कॉम्बिनेशन ऑफ फ्रेंड बैक्टीरिया। तो ऑलरेडी जर्मिनेशन के इतने चांसेस होते हैं बरसात के सीजन में, तो इस तरह की चीजें जिससे जर्मिनेशन ज्यादा हो वो आपको कम से कम खाना है या प्रोसेस्ड करके खाना है। कैसे खाना, उसका तरीका आयुर्वेद बताया कि अगर बरसात में आपको कर्ड खाना है तो, लेकिन कम से कम खाना है। तो अगेन, तो आयुर्वेद एक तरह से दिस इज अ लाइफ स्टाइल, दिस इज नॉट ओनली साइंस ऑफ अर्थ, दिस इज अ लाइफ स्टाइल। इसलिए आयुर्वेद का उद्देश्य अगर हम शुरू से देखें तो बोलते हैं स्वस्थ स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षण। जो व्यक्ति स्वस्थ है उसके स्वास्थ्य की रक्षा करना। इफ आर यू हेल्दी, ठीक है, अगर आप सच में स्वस्थ हैं तो आप बीमार न हो, इसकी व्यवस्था आयुर्वेद में दी गई है। तो इसकी व्यवस्था कैसे दी गई है, तो उसके लिए बोला गया है ऋतुचर्या। 6 तरह की ऋतुएं होती है। अब मैं आपसे आज का सेशन थोड़ा हिंदी में इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि कुछ सब्जेक्ट्स जो है वो हिंदी में ही सुनने में, समझने में और समझाने में अच्छा लगता है, क्योंकि उसका जो पूरा एसेंस है वो हिंदी और संस्कृत में आता है। नहीं तो जब ट्रांसलेशन करते हैं तो बहुत गलतियां हो जाती हैं। जैसे आयुर्वेद में बोला गया स्वस्थ रहने के लिए आपको वारुणी का पान करना चाहिए। वारुणी मतलब पानी भी होता है, वारुणी मतलब शराब भी होता है। तो अब कई लोग ये कहते हैं कि भाई आयुर्वेद में बोला गया है शराब पीना चाहिए, शराब पी के आप स्वस्थ रह सकते हैं। तो इस तरह के बहुत से मिसअंडरस्टैंडिंग और मिसकॉन्सेप्शन हो जाते हैं भाषा की जानकारी के अभाव में। तो लैंग्वेज इज द इम्पोर्टेंट टूल थ्रू दैट वी कैन अंडरस्टैंड द रियल एसेंस ऑफ द सब्जेक्ट। ओके, तो ऋतु के बारे में अगर पूछूं तो आप लोग बता सकते हैं क्या कि भारत में कितनी ऋतुएं हैं? और कौन सी ऋतु बीती है, कौन सी ऋतु आने वाली है? अभी वर्षा ऋतु चल रहा है। अच्छा जी, हाँ। अब सर्दियाँ आने वाले हैं, नहीं ऑटम आने वाले, सर्दियाँ हाँ, आने ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा हमें ये भी जानना चाहिए कि ऋतुचर्या की जब बात करते हैं तो किस सीजन में हमें क्या खाना चाहिए। तो बेसिकली 6 तरह के सीजन या ऋतु आयुर्वेद में बताया गया है। तो अभी वर्षा ऋतु चल रही है, उसके बाद हेमंत आएगा, शिशिर आएगा, और ग्रीष्म ऋतु बीत चुकी है। तो इस तरह से शरद ऋतु, हेमंत ऋतु, शिशिर ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, तो और इस तरह की पूरी 6 ऋतुओं का एक चक्र बनाया गया है। तो एक ऋतु के लिए 2 महीने का समय अलॉट किया गया है। तो अभी आप वर्षा ऋतु में बैठे हैं, तो वर्षा ऋतु की जो दिनचर्या है, वर्षा ऋतु का जो रूटीन है, वो आयुर्वेद में ऑलरेडी बताया गया है। दिस इज अ प्रिवेंशन। आप स्वस्थ हैं, बीमार न हो, इसके लिए पहले से ही ठीक है, बीमार हो जाए तब दवा शुरू करनी आयुर्वेद नहीं है। आप स्वस्थ हैं और आपका जो स्वास्थ्य है, हेल्थ है, कैसे कंटिन्यूएशन में चलता है, इसी को बोलते हैं स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षण। जो व्यक्ति स्वस्थ है उसके स्वास्थ्य की रक्षा करना, ये आयुर्वेद का पहला उद्देश्य। दिस इज द पर्पज ऑफ आयुर्वेदा। सेकेंड, दूसरा उद्देश्य क्या है? आतुरस्य विकार प्रशमनम से। अच्छा ठीक है, आप स्वस्थ हैं लेकिन किसी कारणवश आप अस्वस्थ हो गए, बीमार हो गए, तो हाउ टू क्योर योर डिसीज,
तो आपका जो विकार है उसको समाप्त करना, ये आयुर्वेद का उद्देश्य है। पहले तो आप बीमार न हो, और बीमार हो जाए तो उस बीमारी का निदान करना, ये आयुर्वेद का क्या है, उद्देश्य है। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज, आयुर्वेद को इतना ये नहीं करता, स्वास्थ्य की ही बात नहीं करता। आयुर्वेद बोलता है आप जीवन में क्या क्या करना चाहते हो। अगर मैं पूछूं एक दो डिजायर्स जो हाईएस्ट डिजायर है, तो आप लोग थोड़ा बताइए कि आपके जीवन की हाईएस्ट डिजायर क्या है। आयुर्वेद में बताया गया है कि उसको आप कैसे फुलफिल कर सकते हैं, कोई भी डिजायर है। तो आयुर्वेद वहां से अपनी शुरुआत करता है। हाँ जी, who will speak? बेसिक डिजायर तो सबकी यही होती है, टू बी हेल्दी, वेल्दी, प्रॉस्परस और एट पीस। ठीक है, हेल्दी प्रॉस्परस लाइफ। और कोई बोलेगा? तो मेरी डिजायर है, मुझे शिव जी के ऊपर रिसर्च करनी है, उनकी लव स्टोरी, उनके बारे में हर चीज। अच्छा जी, अमृता जी है ना? यस सर। हाँ, she wants the expose and research on the love story of Shiva. Yes. यस सर। हाँ, और ठीक, तो ओवरऑल आपकी जो भी डिजायर है, आपकी जो भी इच्छा है, आयुर्वेद बोलता है कि उसको, इच्छा को क्या बोलते हैं, एषणा। दिस इज कॉल्ड एषणा इन आयुर्वेदा। तो सबसे पहली इच्छा है जीने की इच्छा। जब आप जियोगे तभी कुछ कर पाओगे, अगर नहीं जियोगे तो कुछ नहीं कर सकते। दिस इज कॉल्ड जीवेषणा, जीवन जीने की इच्छा। आप किसी भी स्टेज में रहो, किसी भी सिचुएशन में रहो, आप जीवन को जीना चाहते हो, जीवन को सरवाइव करना चाहते हो, जीवन को प्रोटेक्ट करना चाहते हो। दिस इज कॉल्ड जीवेषणा। उसके बाद क्या है, जीवन चलाने के लिए आपको क्या चाहिए, रिसोर्सेस चाहिए। रिसोर्स आज की भाषा में एक ही है, वो क्या है, पैसा, धन। तो दिस इज कॉल्ड धनेषणा। ठीक है, और तीसरा क्या है, आपके पास जीवन चलाने की व्यवस्था होगी, पैसा होगी, लेकिन आपके भीतर ऐसा है कि मेरा रिकॉग्निशन हो, लोग मुझे जाने। दिस इज कॉल्ड लोकेशणा। लोकेशणा, दुनिया में मुझे जाने लोग, नेम एंड फेम। ठीक है ना? और उसके बाद परेषणा, जब हम यहाँ से विदा हो, उसके बाद कहीं पहुंचे तो वहां भी हमारा सारा कंफर्टेबल भी व्यवस्था हो। जब धरती के पार दूसरे ग्रह पे जाओ तो वहां भी बढ़िया बिस्तर लगाओ, एसी लगाओ, सारी व्यवस्था हो। तो इस तरह की भी इच्छा मनुष्य की होती है। तो ये जितनी ऐशाएं हैं, जो डिजायर्स हैं, आयुर्वेद बोलता है कि हर व्यक्ति इसको फुलफिल करना चाहता है। और आयुर्वेद बोलता है गलत नहीं है, क्योंकि जब तक इसे फुलफिल नहीं करोगे, लाइफ में क्या हाईएस्ट है उसकी ओर दिमाग ही नहीं जाएगा। आपको भूख लगी है तो भजन नहीं कर पाएंगे, ध्यान नहीं कर पाएंगे, योग नहीं कर पाएंगे। आपकी बेसिक नेसेसिटी अगर कंप्लीट नहीं हो रही है, तो आप कहीं न कहीं अपने भीतर नहीं झांक सकते। क्यों? क्योंकि वो चीज बार बार आपको खींचेगी। इसलिए जीवन में जो बहुत तृप्त होते हैं, वो स्पिरिचुअलिटी की ओर बहुत आसानी से आगे बढ़ जाते हैं। कोई मैटर नहीं करता है कि आपका कितना है कितना नहीं है, मैटर ये करता है कि आप भीतर से कितने सेटिस्फाइड हैं। आपको कितना कम चाहिए, जितना कम चाहिए उतना अधिक आपका स्पिरिचुअल ग्रोथ होगा। तो आयुर्वेद बोलता है कि आयुर्वेद का उद्देश्य ये भी है कि जो आपकी डिजायर है वो फुलफिल हो। और फुलफिल कैसे होगी, जब आप 100 साल जिएंगे। आयुर्वेद ने एक व्यक्ति के लिए जो आइडियल आयु है, एज है, 100 साल डिसाइड की है। 100 साल में उसने 25 साल के 4 डिवीजन किए हैं। और उन अलग अलग डिवीजन में आप अलग अलग इच्छा पूरी कर सकते हैं। सबसे पहले व्यक्ति के अंदर जिज्ञासा होती है, एवरीबडी वांट्स टू नो एवरीथिंग, कि पर्दे के पीछे क्या है, बुक्स में क्या है, साइंस क्या है, जीवन कैसे धरती पे आया, व्हाट इज द बेस ऑफ अर्थ। सब कुछ दुनिया भर की जो भी जिज्ञासाएं हैं, जो भी क्वेरीज है, वो जानना चाहते हैं। तो आयुर्वेद ने इसके लिए बोला कि आप शुरू के 25 साल अपनी क्वेरीज को कंप्लीट करो, जिसको बोलते हैं ब्रह्मचर्य आश्रम। अपने आयुर्वेदिक और वैदिक टेक्स्ट में ब्रह्मचर्य आश्रम। उसके बाद बोलते हैं जब आपने ज्ञान इकट्ठा कर लिया तो ज्ञान का उपयोग करो।
हाउस होल्ड लाइफ जियो अपने पार्टनर के साथ। अभी तो बहुत तरह के एस्पेक्ट्स हैं, पार्टनर के साथ जियो, फ्रेंड के साथ, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, लिव इन रिलेशन, और पत्नी जिसके साथ भी जीना हो, लेकिन अगले 25 साल 50 साल तक जो ज्ञान तुमने इकट्ठा किया उसको जियो, उसको यूज करो। ठीक है, ये आपका हो गया गृहस्थ आश्रम। उसके बाद जीवन में जब सब कुछ देख लिया तो थोड़ा एकांत में बैठ के खुद के साथ चिंतन करो, फ्लैशबैक में जाओ कि जीवन में क्या किया, क्या पाया। दिस इज कॉल्ड वानप्रस्थ। और जब वानप्रस्थ भी कंप्लीट किया तो अगले 25 साल केवल और केवल जो हाईएस्ट अल्टीमेट ट्रूथ है उसको प्राप्त करने के लिए यू हैव टू डू ऑस्टेरिटी, सेल्फ स्टडी, योगा, मेडिटेशन, एवरीथिंग। हालांकि योग तो अपने कल्चर में बहुत पहले शुरू हो जाता है, बट जब आपको केवल और केवल योग करना है, कुछ नहीं करना, दिस इज कॉल्ड संन्यास आश्रम। तो ये जो 100 साल तक जिएंगे तभी ये चारों स्टेज को आप क्रॉस कर पाएंगे। 100 साल जीने की व्यवस्था आयुर्वेद ने क्या है बनाई है। कैसे बनाई है? अलग अलग आयुर्वेद के डिवीजन करके, अलग अलग आयुर्वेद की शाखाएं बना के, क्योंकि व्यक्ति का शरीर है बहुत तरह की चीजों से गुजरता है। उसके पहले हम ये जानते हैं कि आयुर्वेद बेसिकली भारत का जितना भी नॉलेज सिस्टम इट कम्स फ्रॉम द वेदास। तो आयुर्वेद इज अ पार्ट ऑफ अथर्ववेदा। ठीक है, तो अथर्ववेद का आयुर्वेद एक पार्ट है। हालांकि ऋग्वेद में भी इसका हमें डिस्क्रिप्शन मिलता है, बहुत से ऐसे आयुर्वेद के मंत्र ऋग्वेद में मिलते हैं, बट प्रॉपरली स्टैब्लिश एज ए सब्जेक्ट, एज ए सब सब्जेक्ट इन अथर्ववेदा। और कब से शुरू हुआ? तो जो हिस्टोरिकल एविडेंस है, ये बिफोर क्रिश्चियन या बिफोर आप बोल सकते हैं कॉमन एरा या ईसा पूर्व 3000 to 5000 ईयर्स बिफोर जो एविडेंसेस मिलते हैं। बट अपने जो आयुर्वेद का ट्रेडिशनल टेक्स्ट है उसमें ऐसा है कि आयुर्वेद का जो ट्रेडिशनल टेक्स्ट है, जब सृष्टि बनी उसके साथ ही आयुर्वेद का ज्ञान आया। क्योंकि सृष्टि बनी तो सृष्टि को चलाने के लिए बहुत तरह के नॉलेज की आवश्यकता थी, ज्ञान की आवश्यकता थी। तो सबसे पहले जो वैद्य हैं, जो सबसे पहले आयुर्वेदा मास्टर हैं, कौन है पता है? जिन्होंने ये नॉलेज दिया पूरी दुनिया को। एक थ्योरी है कि महर्षि भारद्वाज से नॉलेज शुरू हुआ था, फिर आचार्य सुश्रुत को, और चरक, then it was captured by Maharshi Charak and Sushrut, right? This is one school of thought Yes. or the others. So there are two concepts. First concept is all Ayurveda texts said that Brahma is the originator of Ayurveda. सबसे पहले ब्रह्मा ने ये ज्ञान दक्ष प्रजापति को दिया, और दक्ष प्रजापति ने ये ज्ञान अश्वनी कुमार को दिया। और कुछ टेक्स्ट बोलते हैं कि ब्रह्मा इज अ कॉमन पर्सन जिन्होंने आयुर्वेद के ज्ञान को इस सृष्टि में दिया अश्वनी कुमारों को। और अश्वनी कुमार दो थे, दास्त्र और नस्त्रय। उनके नाम दास्त्र और नस्त्रय थे। उसके बारे में बहुत सी कथा है। तो अश्वनी कुमार के बारे में आप लोग कुछ जानते हैं? कहानी सुना दूं अश्वनी कुमार की आप लोगों को? हाँ, तो उसके बारे में बहुत से कॉन्सेप्ट है। सूर्य पुत्र भी हैं, और उसके बारे में बहुत कहानी है। बट एक अच्छी इंटरेस्टिंग कहानी है जो वो है कि इनकी माता का नाम सोमलता था और पिता शोगोमुख थे। सोमलता के पिता का नाम श्रृंगी ऋषि था। तो सोमलता ने अपने पिता से आयुर्वेद सीखा था। तो सोमलता जब प्रेग्नेंट थी तो उसी समय वो प्रेगनेंसी की स्टेज में ही आयुर्वेद का सारा नॉलेज यूज करती थी, बोलती थी, और उनके भीतर जो पुत्र था उसको आयुर्वेद का नॉलेज वो बताती थी। सोमलता एक तरह से कह लीजिए ऋषि पत्नी थी, और सारा आयुर्वेद का नॉलेज उपयोग करते 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 उन्होंने ट्विंस बेबी को जन्म दिया। 2 पुत्रों को एक साथ जन्म दिया। वो 2 पुत्र थे अश्वनी कुमार। फिर अश्वनी कुमार को सोमलता ने पूरा आयुर्वेद का नॉलेज दिया। फिर उन्होंने बहुत गहरा आयुर्वेद का प्रैक्टिस का अभ्यास का। आयुर्वेद का अभ्यास करते करते उनको लगा कि अब हमें ब्रह्म ज्ञान, जो हाईएस्ट ट्रुथ, हाईएस्ट नॉलेज है, वो हमें गेन करना चाहिए। तो वो हर जगह आश्रमों में घूमने लगे। क्योंकि आयुर्वेद के बहुत बड़े ज्ञानी थे अश्वनी कुमार, और उसी के साथ जो इंद्र थे वो भी आयुर्वेद के बहुत बड़े ज्ञानी थे। तो ऐसा
लोगों को लगता है कि जब भी कोई अच्छा होता है तो इंद्र का सिंहासन डोलने लगता है। ये अपने इंडियन टीवी द्वारा क्रिएट किया गया है। इंद्र क्या है मैं बाद में बताऊंगा, बट बहुत से मिस्टेक्स हैं अपने स्क्रिप्चर्स को लिखने में और शब्दों को समझने में, इस कारण से ऐसा है। तो उसमें ऐसा था, इंद्र ने घोषणा कर दी कि कोई भी ऋषि जो है अश्विन कुमारों को ब्रह्म ज्ञान नहीं देगा, देखो मैं कैसे ये प्राप्त करता हूँ। तो घूमते घूमते सौनक ऋषि के आश्रम में पहुंचते हैं। वहां पे दधिज ऋषि रहते हैं, तपस्या करते रहते हैं। तो वो बोलते हैं कि ऋषि आप मुझे ब्रह्म ज्ञान दीजिए। तो दधीचि बोलते हैं कि इंद्र ने मना किया इसलिए मैं नहीं दे सकता, और उसने बोला है कि जो ज्ञान देगा उसका वो धड़ से अलग कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हम पहले ही आपका गला धड़ से अलग कर देते हैं, उसको जरूरत ही नहीं पड़ेगा। तो अश्विनी कुमारों के पास ये विद्या थी कि सिर के ऊपर का भाग वो 6 महीने में पूरी तरह से स्टेब्लिश कर सकते थे, 6 महीने तक जीवित रख सकते थे, 6 महीने के अंदर उसमें नया जीवन दे सकते थे। तो उन्होंने ऋषि दधीच का जो सर है वो सर्जरी से अलग किया और उसमें घोड़े के सिर को फिर से असेंबल किया, और फिर 6 तरह की औषधियों को उन्होंने बनाया और ऋषि दधीच को खिलाया। फिर घोड़े के मुख से उन्होंने ब्रह्मोपदेश और ब्रह्म ज्ञान दिया। तो ये अपने आप में एक सर्जरी की पहली ऐसी घटना एविडेंस हमें मिलता है अपने स्क्रिप्चर्स में, पौराणिक स्क्रिप्चर्स में। और पूरा नॉलेज लेने के बाद फिर से उन्होंने घोड़े का सिर अलग किया और फिर से ऋषि दधीच का सिर लगाया और फिर से उन्हें नया जीवन दिया। तो इस तरह का एक अश्विन कुमारों के बारे में एक हिस्टोरिकल जो भारत की हिस्ट्री है वो बेसिकली कई स्क्रिप्चर्स में मिलती है। तो पुराण जो उसमें है एक इम्पोर्टेंट एविडेंशियल स्क्रिप्चर्स हैं, उसकी एक तरह की ये घटना है। तो ये तो ब्रह्मा से दक्ष प्रजापति से अश्विनी कुमार और अश्विनी कुमार के साथ इंद्र, ये 4 जो बेसिक पर्सनैलिटीज हैं, जो व्यक्तित्व हैं या जो देवता कह सकते हैं, जो आचार्य है, वहां तक तो लगभग हर स्क्रिप्चर्स बताते हैं कि आयुर्वेद ऐसे पास ऑन हुआ धीरे धीरे। सबसे पहले ब्रह्मा ने, फिर दक्ष प्रजापति को, दक्ष प्रजापति कुमारों को, अश्विनी कुमार ने इंद्र को यह ज्ञान दिया, या सीधे दक्ष प्रजापति ने इंद्र को ज्ञान दिया। उसके बाद फिर अलग अलग डिविजन्स हो गए। तो एक स्कूल ऑफ चरक है, चरक संहिता का नाम सुना होगा। तो चरक वॉज अ ग्रेट आयुर्वेदाचार्य, और कई लोग तो ये भी कहते हैं कि ही वॉज ग्रेट सिद्ध योगी। कई लोग ये भी कहते हैं कि पतंजलि और चरक एक ही थे, क्योंकि पतंजलि ने जिस तरह से योग के बारे में बताया है, जिन सिद्धियों की चर्चा की है, पूरे चरक संहिता जो आयुर्वेद का टेक्स्ट है उसका जो मुख्य पुरुष प्रकृति, जो कि योग का बेसिक आपने फिलोसफी में पढ़ा होगा, पुरुष एंड प्रकृति। तो अपना जो चरक संहिता उसका भी जो बेसिक फिलोसफी है वो पुरुष और प्रकृति पे है, सांख्य दर्शन पे आधारित। इसलिए कई लोग कहते हैं कि कहीं चरक और पतंजलि एक ही तो नहीं थे। तो इस तरह की भी धारणाएं हैं। तो स्कूल ऑफ चरक में ये बोलते हैं कि इंद्र के बाद फिर ये चरक को ज्ञान मिला और चरक ने भरद्वाज ऋषि को दिया। भरद्वाज ऋषि ने पुनर्वसु, आत्रेय, फिर आत्रेय से अग्निवेश, पराशर, हरित, दिवोदास, इस तरह का एक ट्रेडिशन है। और आपको जान करके बहुत आश्चर्य होगा कि पूरे वर्ल्ड का पहला प्लास्टिक सर्जरी का हॉस्पिटल दिवोदास ने वाराणसी काशी में खोला था, जिसमें सुश्रुत को प्रिंसिपल बनाया गया था। तो उसके आज भी एविडेंस शास्त्रों में अवेलेबल है। तो ये चरक परंपरा के लोग बोलते हैं। उसके बाद सुश्रुत स्कूल ऑफ योगा हम बोलते हैं कि सुश्रुत से धन्वंतरी, धन्वंतरी से दिवोदास, फिर सुश्रुत भोज, करगिरी, इस तरह के आयुर्वेद के आचार्य आते हैं। तो एक इम्पोर्टेंट टेक्स्ट है जिसके बारे में आपने सुना होगा, अष्टांग हृदय, जिसके जो रचयिता हैं या जो फिर ऑथर हैं वो वाघभट्ट है। तो आत्रेय और अग्निवेश 2 इम्पोर्टेंट आयुर्वेदाचार्य हैं जो कि इस ट्रेडिशन से जुड़े हैं। उसके बाद एक काश्यप ऋषि है, काश्यप ऋषि का भी एक ट्रेडिशन है। तो इस तरह से बहुत सारे टीचर्स बहुत सारे आयुर्वेदाचार्य हैं जिन्होंने आयुर्वेद की परंपरा को आगे बढ़ाया। तो लेकिन बेसिकली अगर देखा जाए तो आज का जो आयुर्वेद है उसमें बहुत से स्क्रिप्चर्स का यूज करते हैं, बट 4 ऐसे
टीचर्स हैं जिनका आयुर्वेद आज भारत में प्रचलित है। पहला चरक, दूसरे सुश्रुत, तीसरे वाग्भट, चौथे काश्यप। ठीक है, ये 4 ऐसे टीचर्स हैं जिनका आयुर्वेद पूरे भारत में प्रचलित है और इन्होंने अलग अलग तरीके से आयुर्वेद को बताया और समझाया है। ठीक है, और आयुर्वेद अब आपसे पूछूं तो आप बोलोगे एलोपैथ में या मॉडर्न मेडिकल साइंस में बहुत से डिवीजन है जिससे हम बॉडी को ट्रीट करते हैं। गाइनो का अलग डॉक्टर है, आंख नाक मुंह ईएनटी का अलग है, लंग्स का अलग है, चेस्ट का अलग है, हार्ट का अलग है, आर्थो का अलग है, आंखों का अलग है। कई ऐसे नाम है हम आप बोल ही नहीं पाएंगे और नए नए डिविजन्स आ रहे हैं। ठीक है, बट आयुर्वेद ने पूरे मनुष्य के शरीर को और पूरे चिकित्सा को, मनुष्य को समझने के लिए 8 पार्ट में पूरे आयुर्वेद को बांटा। देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ आयुर्वेदा। सो आयुर्वेदा इज नॉट सिम्टोमेटिक pathy. Ayurveda is not symptomatic pathy. Ayurveda is a systematic pathy where you have to study the whole personality. आपको पूरी पर्सनैलिटी की स्टडी करनी पड़ेगी। सबसे पहले जो आयुर्वेद का डिवीजन है वो काय चिकित्सा। काय चिकित्सा मीन्स, काय मीन्स योर बॉडी, तो पूरे बॉडी का ट्रीटमेंट करते हैं। जो मेजर आयुर्वेद हम बोलते हैं ना कि जड़ी बूटी है और काली मिर्च है, अश्वगंधा है और ब्लैक पेपर है, काढ़ा, ये सब पीना, दिस इज एक्चुअली अंडर कम द काय चिकित्सा, जिसमें आपको सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार, जो भी इस तरह के डिसीज हैं जिनका ट्रीटमेंट मेडिसिन से करते हैं वो काय चिकित्सा के अंतर्गत आता है। दूसरा है बाल चिकित्सा, पेडियाट्रिक्स। बाल चिकित्सा मतलब क्या है? बाल चिकित्सा बच्चों से जुड़ी चिकित्सा, और बच्चे कहाँ से आते हैं? माँ से आते हैं। तो दिस इज कॉल्ड कौमार भृत्य। कौमार भृत्य स्पेशली related to women's disease, women's cure, women's health prevention and child, mother-born child, undernourishment child। तो इस तरह की जितनी चीजें हैं जो बच्चे और माँ से रिलेटेड हैं वो कौमार भृत्य में या बाल चिकित्सा में आते हैं, जैसे इंग्लिश में आप लोग पेडियाट्रिक्स बोलते हैं। तीसरा है गृह चिकित्सा। तो आज दुनिया भर में एक बहुत कॉमन सी बात है कि आई हैव सम मेंटल इश्यूज, आई हैव सम साइकोलॉजिकल इश्यूज। तो ये जितने आपके मेंटल इश्यूज हैं, साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं, सब साइकोन्यूरोसिस के अंतर्गत, या आयुर्वेद में इसको गृह चिकित्सा बोलते हैं। तो ये गृह चिकित्सा क्या है? ग्रह जो चल सकते हैं या ऐसी ऊर्जाएं जो आपको प्रभावित करती है, इसमें आयुर्वेद ने पूरे वास्ट रेंज को जो है पूरी तरह कवर किया है। ठीक है ना, जिसमें आप पैरासाइकोलॉजी बोलते हैं तो भूत पिशाच की बातें आती हैं, और हिप्नोटिज्म बोलते हैं, सम्मोहन की बात आ जाती है, फिर बहुत सी बैड एनर्जीज है, फिर कुछ गलत औषधियों, ड्रग्स का यूज करके आपके मानसिक स्थिति को बिगाड़ देना है और आपकी जो मानसिक दशा खराब होती है। ऑल काइंड ऑफ साइकेट्रिक इश्यूज अंडर कम्स द गृह चिकित्सा। उसके बाद है ऊर्ध्वांग चिकित्सा। ऊर्ध्व मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऊर्ध्वा? ऊर्ध्व मीन्स ऊपर। ठीक है ना, तो अपने चेस्ट के ऊपर या गले के ऊपर जो भी बॉडी ऑर्गन्स हैं उसकी चिकित्सा ऊर्ध्वांग चिकित्सा बोली जाती है। सुप्रा कैलविकुलर और ईएनटी। ठीक है ना, तो आंख, नाक और आपका गला, ईयर, थ्रोट, नोज, आईज, जितने भी गले के ऊपर के ऑर्गन्स हैं उसकी चिकित्सा ये हम ऊर्ध्वांग चिकित्सा करते हैं। उसके बाद शल्य चिकित्सा, सर्जरी। ठीक है, आज भी आप जाओगे लंदन में, यूएस में और बहुत जगह पे यूनेस्को ने आज भी भारत की जो शल्य चिकित्सा या सर्जरी के इक्विपमेंट जो सुश्रुत और चरक ने बनाए थे, आज भी उसको एक धरोहर के रूप में संजो के रखा है। तो भारत में तो आप लोगों ने नहीं देखा होगा, लेकिन कभी आप लंदन में जाओगे, वहाँ पे एक इंटरनेशनल म्यूजियम है जो भारत से रिलेटेड है, मे बी रोटांडा में कहीं पे है। तो वहाँ पे आज भी छोटे छोटे इक्विपमेंट जिससे सर्जरी किए जाते थे, नख, शल्य, छरित्र, ये सारे इक्विपमेंट सर्जरी के वहाँ पे रखे हुए हैं। तो ऐसा आज लोग मानने लगे हैं कि सबसे पहले सर्जरी का जो विकास है वो भारत में हुआ था। और इसके बहुत से एविडेंस मिलते हैं, जैसे शिव जी के विषय में बोल रहे हैं तो शिव जी ने गणेश का गला काटा तो फिर हाथी का गला लगाया, असेंबल किया।
दक्ष प्रजापति की घटना आती है तो शिव जी ने उनके अहंकार के कारण उनका गला काटा, बाद में बकरे का गला लगा दिया, इसलिए उनको अज बोला जाता है। अश्विनी कुमार की कहानी हमने बताई ही, और बहुत से ऐसे एविडेंस हैं जिसमें शल्य चिकित्सा के द्वारा व्यक्ति के शरीर को, रोग को ठीक किया जा सकता था ऑपरेशन करके। उसके बाद है दंष्टा चिकित्सा। दंष्ट्रा मीन्स टॉक्सिकोलॉजी। टॉक्सिकोलॉजी मतलब एक तो शरीर में जो विष है, दूसरा बाहर से जिन विषों का उपयोग करके शरीर को ठीक करते हैं या शरीर को बीमार करते हैं, वो टॉक्सिकोलॉजी के अंतर्गत आते हैं। इसे विष विज्ञान या कई बार इसको अगध तंत्र भी कहते हैं। जितने प्रकार के विष हैं उन सारे विषयों का अध्ययन किया जाए, स्पेशली ऐसे इंसेक्ट्स या ऐसे रेप्टाइल्स जो दांत से काट करके आपके अंदर विष डाल देते हैं, उन सारे रोगों की, उन सारे पीड़ाओं की, दर्दों की चिकित्सा दंष्टा चिकित्सा में बोलते हैं। दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ आयुर्वेदा। तो सांप काट लिया, बिच्छू काट लिया, चींटी काट लिया, भौरा काट लिया, there are lot of insects which is really harmful for the human body, and poisons are really very acute and they will work very fast. So how to cure through ayurveda? तो ये आपके दंष्टा चिकित्सा में, टॉक्सिकोलॉजी में बताते हैं। फिर जरा रसायन। कोई आदमी बुढ़ा नहीं होना चाहता, तो आयुर्वेद के जो आचार्य हैं, टीचर्स हैं, उन लोगों ने देखा कि आदमी चाहता है 40 साल के बाद भी बाल काले रहें, 25 साल जैसे हम दिखे, एंटी एजिंग प्रॉपर्टी हो हमारे फूड की, तो हमेशा जवान कैसे दिखें, हमेशा खुले और खुशमिजाज कैसे दिखें। तो इसका भी आयुर्वेद ने चिंतन किया। तो इसको बोलते हैं जरा रसायन चिकित्सा, रिजुवनेशन, बॉडी को कैसे नया बनाना। तो दिस इज कॉल्ड कल्प शास्त्र या कल्प विज्ञान भी इसे बोलते हैं। अपना इम्यून कैसे स्ट्रॉन्ग करें, इसके बारे में बहुत विशद चर्चा की गई है। उसके बाद है वृक्ष चिकित्सा या वाजीकरण, एफ्रोजीडियोक और सेक्सोलॉजी। ठीक है, तो वाजीकरण, वाज मीन्स सीमेन या स्पर्म होता है, और करण मतलब शास्त्रीय इंस्ट्रूमेंट, जिसके थ्रू आपका सीमेन या सेक्सुअल लाइफ हेल्दी रह सके, उसको वाजीकरण कहते हैं। और वाज मतलब अश्व भी होता है। तो हॉर्स हैज ट्रेमेंडस पावर टू परफॉर्म द physical meeting or sex, that's why words come from the ashwa or vaj, this is called वाजीकरण शास्त्र। तो ये भी आयुर्वेद का एक विज्ञान है। तो आयुर्वेदा टच द ऑल काइंड ऑफ ह्यूमन एस्पेक्ट्स एंड लाइफ। आयुर्वेद ने जीवन के सभी पक्षों को चुना है। अब ये जो मैंने 8 आपको बताए हैं डिवीजन, इसमें जीवन का कोई अंग छूट रहा है क्या? आपकी कोई भी डिजायर हो, कोई भी इच्छा हो, सब कुछ इन जो 8 डिविजन्स हैं उसके अंतर्गत आप फुलफिल कर सकते हैं। तो ये 8 एक तरह से डिवीजन आयुर्वेद का, जिसके अंतर्गत आयुर्वेद आपको पूरी तरह से प्रिवेंशन, क्योर एंड हीलिंग प्रदान करता है। तो आयुर्वेद केवल जड़ी बूटी का एक साधन नहीं है, आयुर्वेद केवल कुछ जड़ी बूटियां नहीं है, जड़ी बूटी तो एक पार्ट है। जब कोई व्यक्ति जाता है डॉक्टर के पास, डॉक्टर सिम्टम्स चेक करता है, दवा देता है, तो उस दौरान आयुर्वेद के जो डॉक्टर्स होते हैं, जो वैद्य होते हैं, उनको कई तरह का एग्जामिनेशन बताया जाता है कि आप कैसे एग्जामिन करें पेशेंट को, क्या प्रॉब्लम है। तो उसकी आंखों को देखते हैं, उसकी जिह्वा को देखते हैं, उसके सांसों को देखते हैं, उसकी नाड़ी को देखते हैं, उसके यूरिन को देखते हैं, स्टूल के बारे में पूछते हैं, फिर केस हिस्ट्री लेते हैं, प्रश्न चिकित्सा बोलते हैं, क्वेश्चंस करते हैं। इस तरह से एग्जामिन करते हुए फिर रोगी के लिए क्या जरूरी है, सबसे पहले लाइफ स्टाइल बताते हैं, फिर पथ्य बताते हैं। देयर इज very important concept of Ayurveda, pathya and apatya. What is pathya? Pathya means what you have to eat. Apatya means what you have to not eat. पथ्य मतलब आपको क्या खाना है रोग में, अपथ्य मतलब क्या नहीं खाना। ऐसा आपको एसिडिटी है, खट्टा खाया जा रहा है, अचार खाया जा रहा है, आयुर्वेदा सबसे पहले तो इस पे रोक लगाएगा कि आपकी दवा तभी काम करेगी जब आप विपरीत आहार लेना छोड़ देंगे। ठीक है ना? आप पिछले सेशन में मैं बताया था कि पर्टिकुलर टेस्ट पर्टिकुलर टाइप ऑफ एलिमेंट से जुड़ा है। तो जो एयर एलिमेंट है वो किस टेस्ट से जुड़ा है? खट्टे टेस्ट से जुड़ा है, तीखे टेस्ट से जुड़ा है, चटपटे टेस्ट से जुड़ा है।
अगर आपके बॉडी में एसिडिटी की प्रॉब्लम है, एयर रिलेटेड, गैस्ट्रिक रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, तो आयुर्वेद सबसे पहले बोलता है तीखा, खट्टा, चरपरा टेस्ट की जो भी चीजें हैं आपको नहीं खानी है। दूसरा, अगर आपके शरीर में मोटापा बहुत ज्यादा है तो आयुर्वेद सबसे पहले कहता है कि ऐसी चीजें जो देखने में सफेद हो, खाने में मीठी हो, मधुर हो, जो अर्थ एलिमेंट से रिलेटेड हो, जिसका स्वाद मीठा हो, यू हैव टू नॉट ईट। तो दिस इज अपथ्य। तो आयुर्वेद इसका पूरा विचार करता है कि आपको कौन सा टेस्ट लेना है, कौन सा टेस्ट नहीं लेना है पर्टिकुलर डिसीज में। तो पहले आपको लाइफ स्टाइल बताया गया, फिर पथ्य पथ्य बताएगा, फिर रोग की चिकित्सा के लिए आपको मेडिसिन देगा। तो ये आपका एक बेसिक कॉन्सेप्ट आयुर्वेद का हुआ, ठीक है ना। तो अगर इतनी बात हमने की, सारी बात को फिर से हम एक समरी में ले आए, तो सबसे पहले आयुर्वेद का जो उद्देश्य है, आयुर्वेद का उद्देश्य क्या है कि जो स्वस्थ व्यक्ति है स्वस्थ बना रहे, हाउ टू प्रिवेंट द बेसिक हेल्थ ऑफ हेल्दी पर्सन। ठीक है, हेल्थ कैसे हमारा बना रहे, ऐसा नहीं कि रोग हो जाए तब चिकित्सा करें, रोग हो ही ना उसका प्रिपरेशन है आयुर्वेद। ये आयुर्वेद का उद्देश्य है, स्वस्थ स्वास्थ्य रक्षण। दूसरा, रोग हो जाए तो उस रोग की चिकित्सा करना, ये दूसरा आयुर्वेद का उद्देश्य है। तीसरा, आपके जीवन की जो इच्छाएं हैं, जो इच्छाएं हैं, सारी इच्छाओं को सही ढंग से कैसे आप कंप्लीट करते हुए जो हाईएस्ट गोल है लाइफ का, दिस इज कॉल्ड मोक्षा या मुक्ति या लिबरेशन, वो कैसे प्राप्त करें, इसका पूरा प्रिपरेशन प्रयोजन आयुर्वेद आपके लिए तैयार करता है। आयुर्वेद सेक्सोलॉजी से लेकर के काया चिकित्सा और ईएनटी और शल्य चिकित्सा, सर्जरी, माता और बच्चे की चिकित्सा, ये सब क्यों प्रोवाइड करा? बिकॉज ऑफ जीवन में जो भी डिजायर है सब कुछ आप करते हुए जो अल्टीमेट गोल है, हाईएस्ट नॉलेज या लिबरेशन आप प्राप्त कर सकते। आयुर्वेद इतनी चीजें प्रोवाइड कर रहा है केवल भोग के लिए नहीं। Bhoga is not aim of Ayurveda. Actually, yoga and perfection is the aim of Ayurveda. तो ये आयुर्वेद का क्या है उद्देश्य। उसके बाद फिर हमने बताया कि आयुर्वेद का जो ट्रीटमेंट है वो सिम्टम बेसिस नहीं है, वो सिम्टम को देख कर ट्रीटमेंट नहीं करता। आयुर्वेद ओवरऑल होल पर्सनैलिटी को देख करके आपको ट्रीटमेंट देता है। दिस इज सिस्टमेटिक ट्रीटमेंट। उसके बाद मैंने आपको 8 डिवीजन बताए। अब पूरे आयुर्वेद का जो आधार है वो है त्रिदोष सिद्धांत। त्रिदोष सिद्धांत आपने जाना होगा, वात, पित्त और कफ। पूरे आयुर्वेद का जो फाउंडेशन है वो क्या है? त्रिदोष। त्रिदोष क्या है? पहला दोष वात, दूसरा दोष पित्त, तीसरा दोष कफ। तो हर व्यक्ति की शरीर 5 एलिमेंट से मिलकर बनी है। 5 एलिमेंट्स क्या है? आकाश तत्व, वायु तत्व, अग्नि तत्व, जल तत्व और पृथ्वी तत्व। ये 5 तत्व मिल करके 3 बेसिक प्रकृति या नेचर हमारे शरीर में बनाते हैं। तो सबसे पहले वात प्रकृति कैसे बनती है? वात प्रकृति बनती है, किससे बनती है? एयर एलिमेंट से और स्पेस एलिमेंट। एयर और स्पेस एलिमेंट मिल करके वात प्रकृति बनाते हैं। तो अगर किसी व्यक्ति की वात प्रकृति है तो उसके क्या सिम्टम्स होंगे? तो वात जो है उसका गुण क्या है? ड्राइनेस है। ठीक है, जहां भी वात होगा वहां ड्राइनेस होगा। दूसरा, लाइटनेस, हल्कापन होगा। तीसरा, वात हमेशा कोल्ड क्रिएट करता है या कोल्ड टेंडेंसी। जब भी आपके शरीर में वात की समस्या होती है, ठंडी आपको बहुत होती है। दिस इज क्वालिटी ऑफ वाता। उसके बाद रफनेस, खुरदुरापन। अगर आपकी स्किन चिकनी नहीं है, अगर आपकी स्किन पे रफनेस है, मीन्स आपके अंदर वात तत्व ज्यादा है या वात तत्व की अधिकता है आपके शरीर में। उसके बाद मोशन, वात कभी आपको शांत नहीं बैठने देता। अगर आपके शरीर में वात तत्व एक्टिव है, यू आर नॉट एबल टू सिट प्रॉपरली एटलीस्ट 1 hour or 2 hour. You have to do something like टक 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 टक, ऐसे ऐसे इधर कुछ ना कुछ करते रहेंगे। दिस इज टेंडेंसी ऑफ वात। वात आपको कभी स्टेबल नहीं होने देता, तो ये वात का लक्षण है। उसके बाद पित्त। ठीक है, पित्त कैसे बनता है? पित्त बनता है वाटर एलिमेंट से और फायर एलिमेंट से। तो पित्त का एक गुण क्या है? ऑयली। तो अगर आपके अंदर पित्त है तो आपके अंदर आपकी स्किन की टेंडेंसी थोड़ी सी ऑयली होगी। उसके बाद है पित्त प्रकृति में तीक्ष्णता, पेनिट्रेशन का जो गुण होता है वो बहुत ज्यादा, कोई भी काम बहुत तेज करते हैं। ठीक है, उसके बाद हॉट, ठीक है, गरम।
या गर्मी या उष्णता, आयुर्वेद में उसे उष्ण बोलते हैं। तो पित्त आपके शरीर में गर्मी पैदा करता है, पित्त अग्नि से जुड़ा हुआ है। उसके बाद ये हल्का भी होता है, और जिनके शरीर में पित्त की अधिकता होती है उनके पसीने से अक्सर क्या होती है, बदबू आती है। आपके शरीर से स्मेल आ रही है बिकॉज ऑफ एक्सिस ऑफ पित्ता। तो आपके शरीर में अग्नि और जल, ये दो मिलकर के पित्त प्रकृति बनाते हैं। उसके बाद कफ, कफ प्रकृति बनती है कैसे, अर्थ एलिमेंट से और वाटर एलिमेंट से। तो अर्थ एलिमेंट भी ऑयली या चिकना होता है, लुब्रिकेशन इसका गुण होता है, कोल्ड इसका गुण होता है, हैवीनेस इसका गुण होता है, और स्लोनेस होता है। कुछ भी चलता रहे, जो जिनके अंदर कफ प्रवृत्ति एक बार हो जाती है ना, तो उनको कोई फर्क नहीं, भूकंप आने वाला ठीक है, सब मरेंगे तो भी मर जाएंगे, क्या करेंगे बाहर जाके, ठीक है इंतजार करते हैं, आएगा तो देखा जाएगा। ठीक है, तो अगर आपने कुछ ऐसा खाया है जिसके कारण से आपके शरीर में कफ बढ़ गया है, बिकॉज ऑफ दैट यू आर नॉट एबल टू मूव योर बॉडी वेरी फास्ट, अरे ठीक है यार चलता है, आराम कर लेंगे, ठीक है। तो कफ आपके अंदर स्लोनेस लाता है, लेकिन इसका पॉजिटिव अगर एक एस्पेक्ट देखें तो स्टेबिलिटी भी लाता है। अगर आपके अंदर स्टेबिलिटी नहीं है तो यू हैव टू क्रिएट कफ इन योर बॉडी। तो ये 5 एलिमेंट्स मिल करके, ये 5 एलिमेंट्स मिल करके क्रिएट करते हैं 3 बेसिक नेचर, वात, पित्त और कफ। अब हमने छोटे छोटे कैरेक्टर्स बताए, तो अब मैं आपसे पूछता हूँ कि इन कैरेक्टर के बेसिस पे आपके शरीर में कौन सी प्रकृति है, यू हैव टू टेल मी। We will tell. सर मतलब ऐसा भी हो सकता है कि तीनों का कॉम्बिनेशन हो। हाँ, हो सकता है। तो सर मतलब मैं मतलब एक जगह स्टेबल नहीं बैठ पाती हूँ, मुझे मतलब मैं कुछ ना कुछ करती रहती हूँ। पर वैसे स्टेबिलिटी है, मतलब जो कफ वाली स्टेबिलिटी लगती है मुझे। और स्किन ड्राई भी है और ऑयली भी लगती है, पता नहीं। एंड मुझे सर्दी भी बहुत लगती है, तो शायद वात ज्यादा है। ठीक है जी। और पित्त और कफ, पित्त और कफ। and other 2 persons? Sir, cough and pit. Okay, and one is more. कफ प्रकृति लगती है, बाकी पता नहीं, बिकॉज obviously fickle minded or not jumping around, so definitely stable part, but skin is dry. Dry in the sense it's not oily dry, matlab acid is super dry, but yeah, I don't have any oily skin issue, normal skin mainly. So that way it is okay, but mainly cough होगी, क्योंकि जैसा आपने as to what you just said है ना शशांक जी, उस हिसाब से लगता है वही है। कब और ज्यादा वो नहीं है कि मतलब I don't have मतलब एक set of desires are there in the sense, but then not much personal desires I have. I have desires for a larger objective, not for my own aspirations. Okay, good. तो उनको चीजें बहुत जल्दी याद होती हैं और वो भूलते नहीं हैं। एक बार भूल जाते हैं तो उन्हें याद नहीं होती, ऐसा एक स्वभाव, दिस इज पित्ता टेंडेंसी पीपल। वात वालों को बहुत जल्दी चीजें याद होती है और बहुत जल्दी भूल जाते हैं, और कफ वालों को याद नहीं होती, लेकिन उनको जब याद हो जाती है तो कभी नहीं। तो बिकॉज ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ 5 एलिमेंट, हमारे इंटेलिजेंस का ये एक पार्ट, ये 5 एलिमेंट और प्रकृति डिसाइड करते हैं। हाँ, तो अमृता हमने क्या बताया
कि जो पित्त के लोग होते हैं, पित्त प्रकृति के, वो चीजों को बहुत जल्दी याद करते हैं और वो भूलते नहीं जल्दी, क्योंकि हम भूल जाते हैं तो उनको जल्दी याद नहीं आती, लेकिन उनको बहुत जल्दी याद होता है। वात प्रकृति वालों को बहुत जल्दी याद होता है, बहुत जल्दी भूलते हैं। कफ वालों को जल्दी बिल्कुल नहीं याद होता है, क्योंकि रिलैक्स रहते हैं, लेकिन जब याद हो जाता है, एक बार घुस जाता है, तो फिर वो कभी नहीं हटता, वो भूलते ही नहीं। तो दिस इज एक पित्त कफ 3 प्रकृति होते हैं, लेकिन ये तीनों मिक्स भी हो सकते हैं। तो एक प्रकृति वात होती है, एक पित्त होती है, एक कफ होती है, एक वात पित्त होती है, एक पित्त कफ होती है, एक वात कफ होती है। जो सबसे आइडियल प्रकृति होती है बैलेंस, वो सम प्रकृति होती है। तो सम प्रकृति में वात पित्त कफ तीनों बैलेंस होते हैं। दिस इज द हाईएस्ट स्टेज ऑफ हेल्थ। बोलते हैं हेल्थ की आइडियल स्टेट क्या है? तो हेल्थ की आइडियल स्टेट ये है कि वात पित्त और कफ ये तीनों क्या हो जाएं, पूरी तरह से बैलेंस हो जाए। तो ये एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हो गया त्रिवात और कफ। अब क्या हो कि यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि पल्यूट हो सकते हैं, एक दूसरे को पल्यूट कर सकते हैं, पल्यूट हो सकते हैं, इसलिए इनको दोष कहा गया। दूषणात् इति दोषः, ये दूषित हो सकते हैं, इसलिए इनको दोष बोला गया। तो एक होता है कुपित होना। कुपित मतलब क्या है कि आपका जो वात पित्त या कफ है, आयुर्वेद की भाषा में, वो आपको जानना चाहिए, क्योंकि ये बेसिक कॉन्सेप्ट है आयुर्वेद के कि वात पित्त कुपित हो गया। कुपित मतलब एक तरह से कुपित, जनरल टर्म में बोले तो गुस्सा हो गया, बोलते कुपित होना या गुस्सा होना। इसको दूसरी भाषा में बोलते हैं विकृत हो गया, डिस्टर्ब हो गया। तो डिस्टर्ब होने का मतलब या तो उसकी मात्रा बहुत कम हो गई या तो इसकी मात्रा बहुत ज्यादा हो गई। तो पूरे आयुर्वेद का जो बेसिक प्रिंसिपल ये है कि यही देखते हैं कि वात पित्त कफ ये जो तीनों है, इसमें कितना आपस में इम्बैलेंस है, इंडिविजुअली कितने इम्बैलेंस हुए, इंडिविजुअल इनमें क्या प्रॉब्लम आई। तो पित्त भी 5 तरह का होता है। पित्त बाइल, या कह सकते हैं कि एक जूस जो शरीर में उष्णता या गर्मी को मेंटेन करता है, सरल भाषा में बोल सकते हैं। आयुर्वेद में पित्त के विषय में बहुत विस्तार से बताया गया है। तो एक पित्त होता है आपके आमाशय। आमाशय संस्कृत है, इंग्लिश में इसको स्टमक बोलते हैं। ड्यूडेनम या पक्वाशय एक आपकी आंखों में होता है, एक आपकी स्किन में होता है, एक आपके लीवर में होता है, एक आपके हार्ट एंड लंग्स रीजन में होता है। तो ये आपको स्किन रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होती है बिकॉज ऑफ पित्त, आपके शरीर में पित्त इम्बैलेंस हो गया। आपकी आंखें भारी रहती हैं बिकॉज ऑफ पित्त, पित्त इम्बैलेंस हो गया। आपके शरीर में एसिडिटी गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ पित्त। इसी तरह से वात, वात भी 5 प्रकार के होते हैं। आपने योग फिलोसफी में पढ़ा होगा, प्राण अपान उदान समान व्यान। प्राण मतलब जो लेते हैं, अपान आपके नेवल सेंटर के नीचे एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो जो आपके यूरिन डिस्चार्ज में प्रॉब्लम है, ल्यूकेरिया है, बिकॉज ऑफ वात और पित्त के कॉम्बिनेशन से होता है, ठीक है ना। समान आपके इंटेस्टाइन होता है, जो भोजन के डाइजेशन में काम आता है। उदान अपवर्ड एयर, जिसके कारण से आपको थोड़ी उल्टी आती है, सांसें ऊपर की ओर जाती है। प्राण अपान उदान व्यान, आप जिससे आपके पूरे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन होता है। तो आपके शरीर में ब्लड सर्कुलेशन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है बिकॉज ऑफ व्यान। प्राण अपान उदान व्यान और समान, ये आपका वात हो गया। कफ भी 5 प्रकार का होता है। तो एक कफ आपके पेट में या स्टमक में ड्यूडेनम में होता है, एक कफ आपके स्किन में होता है, एक कफ हड्डियों के बीच में होता है, एक कफ आपके पेट के आसपास लंग्स और लीवर में होता है। तो इस तरह से एक ही तत्व शरीर के अलग अलग स्थानों पर है कि अलग अलग फंक्शन करता है। तो बेसिकली आयुर्वेद का जो प्रिंसिपल है, त्रिदोष को समझना और त्रिदोष का उपचार करना, ये पहला प्रिंसिपल है, त्रिदोष। दूसरा है अग्नि। आयुर्वेद में हर रोग का एक ही उपचार करते हैं और बेसिक प्रिंसिपल है अग्नि सामने। आपके शरीर में अग्नि को बैलेंस करना,
अगर आपको प्रॉब्लम है या तो आपके शरीर की अग्नि बहुत कम, द इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल इज द रेगुलेशन ऑफ फायर। तो आयुर्वेद में अग्नि सामने एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है, ठीक है। और उसके बाद बोला गया है पूरे आयुर्वेद के सिद्धांत को अगर हम आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य, त्रय उपस्तंभ, आयुर्वेद का जो पिलर है, लाइफ स्टाइल का जो पिलर है, वो 3 चीजें हैं। आहार, फूड, रेगुलेशन ऑफ फूड, नॉलेज ऑफ फूड, sleep, proper sleep, regulation of sleep, understanding of sleep, and brahmacharya, the regulation of sex or celibacy. The regulation of sex, this is another topic. Celibacy is another topic. Celibacy for other persons who wants to achieve different kind of goals in spiritual field, spiritual world. Regulation of sex for other type of person who want to hold some household life or some relationship. तो दोनों की व्यवस्था आयुर्वेद में बताई गई है। तो अगर आपको स्वस्थ रहना है, किसी दवा की जरूरत नहीं है, किसी भी ओपिनियन की जरूरत नहीं है, आप जीवन में 3 चीजें देखो, आपको समझ में आ जाएगा कि हमारा स्वास्थ्य क्यों ठीक नहीं है। या तो आपका भोजन सही नहीं है, ऋतु के अनुसार नहीं है, दिन के अनुसार नहीं है, या फूड, यू डोंट नो अबाउट फूड रेगुलेशन। दूसरा क्या है, निद्रा, या तो आपका स्लीप रेगुलेशन नहीं है, आपकी निद्रा प्रॉपर नहीं है। एंड थर्ड क्या है, यू डोंट हैव नॉलेज अबाउट सेक्स, यू हैव डोंट रेगुलेशन ऑफ सेक्स। तो ये 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इन 3 चीजों के आधार पे ही पूरा स्वास्थ्य खड़ा होता है। क्योंकि आज मेडिकल साइंस बोलता है इन द स्लीपिंग मोड ह्यूमन कैन अचीव द हाईएस्ट हीलिंग रेट। तो आपको बॉडी को हाईली हील करना है तो आपको सोना कंपलसरी है, सोना ही पड़ेगा। इसलिए एलोपैथ के सिस्टम में होता है, किसी भी 90% डिसीज में क्योर करना होता है तो ये कोशिश करते हैं कि पहले इसे किसी तरह से सुलाओ और रेस्ट, ठीक है, ताकि इसका जो इनर सिस्टम है, इनर बॉडी मैकेनिज्म है, इनर एनर्जी है, वो काम कर सके, ठीक है। वो स्लीप हो गया। फूड के बारे में इंपॉर्टेंट डिस्कशन हमने प्रीवियस लेक्चर में किया ही था। और सेक्स, तो आयुर्वेद बोलता है देयर आर 13 टाइप्स ऑफ फोर्सेस which is not holdable, you should not hold। 13 तरह के ऐसे आयुर्वेद में वेग बताए गए हैं जिससे आपको होल्ड नहीं करना चाहिए। प्यास आना, छींक आना, भूख लगना और कुछ खाने की इच्छा करना, टॉयलेट यूरिन की अर्ज होना, स्टूल की अर्ज होना, इस तरह से बहुत सी चीजें बताई गई, झपकी आना। और उसमें टेंशन बिकॉज इट क्रिएट्स लॉट ऑफ प्रॉब्लम इनसाइड यू। तो आयुर्वेद में इसके लिए बहुत विस्तार से बताया गया है कि ये जो इम्बैलेंस है हार्मोनल और सेक्सुअल टेंशन, हाउ यू शुड रिलीज, हाउ यू शुड मैनेज, हाउ यू शुड रेगुलेट, बिकॉज दिस इज रियली रिलेटेड योर ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम और बॉडी के कई ऐसे सिस्टम से रिलेटेड है। तो ये सारी चीजें आयुर्वेद में बताया गया है। इसलिए आयुर्वेद ने बोला देयर आर 3 पिलर्स ऑफ हेल्थ, फर्स्ट इज फूड, सेकंड इज स्लीप, थर्ड इज सेक्स। तो यू शुड नो अबाउट कंप्लीटली ऑल दिस थिंग्स। अब योग में प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है? तो आप जब अपनी प्रैक्टिस डिजाइन करते हैं तो उस प्रैक्टिस में आपको ये सारी चीजें देखना पड़ेगा। इसलिए योग शास्त्र में बोलते हैं कि विच सीजन इज सुटेबल टू स्टार्ट द योगा प्रैक्टिस। आज ऑनलाइन हम कभी भी शुरू हो जाते हैं, लेकिन योग में बताया गया है कि कौन से ऋतु में आपको योगा प्रैक्टिस शुरू करनी चाहिए, कौन से ऋतु में नहीं करनी चाहिए। वर्षा ऋतु में योग अभ्यास नहीं करना चाहिए। यू शुड नॉट एलिजिबल टू स्टार्ट योगा प्रैक्टिस इन रेनी सीजन, यू शुड नॉट स्टार्ट द योगा प्रैक्टिस इन हॉट और समर सीजन। तो 4 ऋतुओं में नहीं करना चाहिए, 2 ऋतुओं में कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके कारण बताए गए। क्यों? अभी क्या हो रहा है कि अभी वर्षा का जो ऋतु है, उस वर्षा ऋतु में आपके शरीर में जो प्रॉब्लम हो रही, क्योंकि डाइजेस्टिव फायर पूरी तरह से स्लो हो जाती है बारिश के कारण से, तो आपके शरीर में
क्या प्रॉब्लम आएगी आपके शरीर में, जो एयर और फायर, ये दो एलिमेंट हैं, वो इम्बैलेंस होने लगेंगे। इसलिए ये 2 महीने आपके शरीर में फायर और एयर एलिमेंट इम्बैलेंस होकर इकट्ठे हो जाएंगे, और जब ठंडी आएगी तो फिर ये निकलना शुरू। तो कैसे निकलना? क्योंकि गर्मियों में क्या होता है कि आपके शरीर में गर्मी इकट्ठी होती है, इसलिए बरसात में आते ही आपको पित्त के कारण से स्किन डिसीज होने लगती है। और बरसात के समय में फायर एलिमेंट, आपका एयर एलिमेंट, और उससे भी ज्यादा आपका क्या है, कफ एलिमेंट। बेसिकली कफ आपके शरीर में इकट्ठा होता है, कफ का संचय होता है, इसलिए जब ठंडियां आएंगी तो अभी बरसात में जो इकट्ठा हुआ है वो बाहर निकलना शुरू होगा, इसलिए कोल्ड कफ आना शुरू होता है। ठीक है। और ठंडियों में आपके शरीर में अलग तरह का एक सिस्टम होता है। तो इसलिए बताया गया है कि आपके शरीर में हर सीजन में अलग अलग एलिमेंट्स इम्बैलेंस होते हैं, इकट्ठा होते हैं। जब आप योगा प्रैक्टिस करते हैं तो फिर वो बाहर निकलते हैं। तो कैसे आपको उसे डील करना है, कैसे उसे हील करना है, ये आपको मास्टर के साथ बैठ करके समझना पड़ेगा। इसलिए आयुर्वेदा एक सिस्टमेटिक साइंस है। एक एक दिन सुबह उठते हैं, अब आप पूरे दिन की एक साइकिल बनाएं। तो सबसे पहले उठते हैं, क्यों बोला जाता है आप सुबह उठिए? क्यों? क्योंकि सुबह 4 से 7 या 8 के बीच का समय होता है, आपके शरीर में वात जो तत्व होता है वो क्या होता है, पूरी तरह एक्टिव होता है। वात किसके लिए जरूरी है? आपका जितना एक्सक्रीटरी सिस्टम है, आपको सुबह उठ करके यूरिन जाना है, टॉयलेट जाना है, सुबह आपको ऑक्सीजन लेना है, ऑलरेडी आपकी शरीर प्रिपेयर होती है। लेकिन अगर आप 7-8 बजे के बाद उठते हैं तो आपका ये जो सिस्टम, जो भी व्यक्ति 7 से 8 बजे के बाद उठता है उसके शरीर में वात से रिलेटेड प्रॉब्लम, डिसीज होगी ही होगी, क्योंकि जो शरीर का नेचुरल सिस्टम है उसको फॉलो ही नहीं करता वो। ठीक है ना। उसके बाद कफ। ठीक है। तो कफ में आपको कुछ एक्सरसाइज करनी चाहिए ताकि शरीर में म्यूकस ना बने। पित्त 11 से 1 के बीच में पित्त होता है, तो शरीर की अग्नि प्रज्वलित होती है, तो उस समय आपको शरीर में कुछ न कुछ डालना ही चाहिए। 11 से 1 के बीच में जो कुछ नहीं खाता उसको भविष्य में चल के अल्सर की समस्याएं हो सकती है। इस तरह से पूरे 24 घंटे को 2-2 घंटे और 4-4 घंटे के क्लॉट्स में बांटा गया है कि किस समय कौन सा वात आपके शरीर में एक्टिव होता है। उस समय आपको सिस्टमेटिक चैन बनाई है कि कैसे आपको दिन भर काम, तो दिन भर की जो चर्या होती है, एक्शन होता है, उसे दिनचर्या बोलते हैं। पर्टिकुलर सीजन की जो एक्शन या चर्या होती है उसे ऋतुचर्या। तो दिनचर्या, ऋतुचर्या, ये दोनों चीजें बताई। तो चूंकि सब्जेक्ट बहुत वास्ट है, लंबा है, इसलिए सब कुछ नहीं टच कर सकते, इसलिए हमने क्या किया कि बेसिक कॉन्सेप्ट से आपका परिचय कराया। तो ये आयुर्वेद है। अभी भी बहुत कुछ नहीं टच कर पाए हैं, क्योंकि उसमें कैसे क्योर करते हैं, कैसे ट्रीटमेंट करते हैं, ये एक लंबा टॉपिक है। बट एक एक आपके सामने छोटी सी पिक्चर मैंने रखी है आयुर्वेद की कि हाँ ये आयुर्वेद है, इस तरह से काम करता है। अब नेचुरोपैथी पे आते हैं। मैंने पहले ही बताया है कि नेचुरोपैथी और आयुर्वेद भारत में कभी अलग नहीं रहा। ये जब से आयुर्वेद का प्रमोशन बंद हुआ, आयुर्वेद को लोगों ने पढ़ना बंद कर दिया और वेस्टर्न साइंस का, वेस्टर्न मेडिकल सिस्टम का प्रचार प्रसार होना शुरू हो गया, तब से आयुर्वेद के बारे में एक मिसकॉन्सेप्शन, एक कॉम्प्लेक्स भी क्रिएट हुआ है। हम समझते हैं केवल जड़ी बूटी है। ओवरऑल ये लाइफ स्टाइल। अभी कोरोना के समय में इसे लोगों ने रिकॉग्नाइज करना शुरू किया है। पूरे 5000 साल में पूरे दुनिया ने जितना काढ़ा नहीं पिया होगा, वो इधर कोरोना के समय में लोगों ने काढ़ा पी लिया और पी पी करके बीमार हो गए। इसलिए आयुर्वेद में बोला गया कि काढ़ा किसको पीना है, किसको नहीं पीना है, कैसे पीना है, सब कुछ बताया गया है। लेकिन भारत में तो भेड़ चाल है, एक बार कोई चीज शुरू होती है उसके बाद फिर सब उसके पीछे ऐसा भागते हैं। कई लोगों को लीवर डिसऑर्डर हो गया काढ़ा पी पी करके। ठीक है। पता है, इतना दालचीनी पिया, इतना दालचीनी पिया कि SGFT, SGLT, लीवर का जो सिस्टम है वो सब कोलैप्स कर गया काढ़ा पी पी करके। तो इसीलिए बोलते थे। और ज्ञान क्या है, हमेशा पात्र व्यक्ति के, एलिजिबल व्यक्ति के हाथ में होना चाहिए। तो आयुर्वेद को एक साइंस के रूप में न मान करके लोगों ने आयुर्वेदा एज अ मिथ साइंस ऐसा मान करके इसको छोड़ दिया। इसलिए
इसका जो स्टैंडर्डाइजेशन होना चाहिए, इसमें जो रिसर्च होना चाहिए, इसमें जो अपडेट्स होने चाहिए, वो सब नहीं होता है। लेकिन आज बहुत कुछ हो रहा है, और आप जब आयुर्वेद पढ़ेंगे तो आपको आश्चर्य होगा कि आज से हजारों साल पहले इतना ब्यूटीफुल साइंस लिखा गया जिसको किसी भी टाइम, स्पेस और लॉजिक के थ्रू कट नहीं किया जा सकता। इट इज ए इनविटेबल, इट इज ए यूनिवर्सल, ठीक है, कहीं से भी ये गलत नहीं हो सकता। और रिसर्च की जरूरत वहां होती है जिसको प्रूफ करना हो, ऑलरेडी प्रूवन साइंस है, प्रूव्ड है ये, बस हमारे पास रिसोर्स नहीं है, हमें पता नहीं है कैसे करें। तो हमने ये बताया कि भारत में आयुर्वेद नेचुरोपैथ कभी अलग नहीं था। कोई भी बीमारी हो, नेचुरोपैथ बोलता है फास्टिंग करो, और आयुर्वेद पहले से ही बोलता है लग्नम परम औषधि, ठीक है, किसी भी चीज की चिकित्सा परम औषधि क्या लंघन, लंघन इट इज कॉल्ड थेराप्यूटिकल फास्टिंग। वो फास्टिंग नहीं जिस दिन हम फास्टिंग करते हैं तो मूंगफली भी तल लिया, मखाने भी तल लिए, दूध बना लिया, चाय भी पी, उस दिन तो इतना कैलोरी ले लेते हैं दूसरे दिन पचाना मुश्किल हो जाता है। दिस इज नॉट फास्टिंग अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा एंड अकॉर्डिंग टू नेचुरोपैथी। आई एम टॉकिंग अबाउट थेराप्यूटिकल फास्टिंग। तो आयुर्वेद और नेचुरोपैथ दोनों एक ही साइंस है, लेकिन थोड़ा सा मैं आपके 10 ऐसे बेसिक प्रिंसिपल्स बताता हूँ जिसको आज मॉडर्न एक तरह से नेचुरोपैथी फॉलो करती है, और जिसके बेसिस पे आज नेचुरोपैथी के जो डॉक्टर्स हैं, जो नेचुरोपैथी सिस्टम में खड़ा है। तो नेचुरोपैथी सबसे पहले बोलता है कि ऑल डिसीज वन, कॉजेज ऑफ डिसीज वन एंड ट्रीटमेंट वन। तो नेचुरोपैथी बोलता है कि सभी रोग एक हैं, सभी रोगों का कारण एक है, और सभी रोगों की चिकित्सा एक है। ये बड़ा ब्यूटीफुल और बहुत ही एक्सप्लेन करने वाला एक प्रिंसिपल है कि आपको हार्ट डिसीज हो, लंग्स हो, निमोनिया हो, गाइनो की प्रॉब्लम हो, लिवर डिसीज हो, स्टमक प्रॉब्लम हो, इंटेस्टाइन हो, बैक पेन हो, दुनी कोई भी प्रॉब्लम हो, नेचुरोपैथी बोलता है कि सबका कारण एक है और सबकी चिकित्सा क्या होगी, एक ही होगी, अलग अलग ट्रीटमेंट नहीं, सभी रोगों की एक ही चिकित्सा है, ठीक है। तो क्या बोलता है सभी रोगों की चिकित्सा क्या है? तो नेचुरोपैथ बोलता है टॉक्सिक एंड मॉर्बिड मटेरियल इज द कॉज ऑफ ऑल प्रॉब्लम। जो टॉक्सिन्स हैं या फिर जो विषैले द्रव्य हैं आपके रोग का कारण है। तो किसी भी रोग में नेचुरोपैथ यही करता है कि जो मॉर्बिड मटेरियल है, जो टॉक्सिक मटेरियल है, उसको एलिमिनेट करता है। तो तीसरा प्रिंसिपल क्या, कैसे एलिमिनेट करता है? तो बोलता है बॉडी इज इटसेल्फ डॉक्टर। बॉडी अपने आप में एक डॉक्टर है, बॉडी खुद को हील करना जानती है। और बॉडी कैसे हील करती है? दिस इज कॉल्ड लाइफ फोर्स एनर्जी। नेचुरोपैथी में से बोलते हैं जीवनी शक्ति। तो नेचुरोपैथी का सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर या जो प्रिंसिपल है जीवनी शक्ति। आपके शरीर में जो जीवन की शक्ति है वो जब डिस्टर्ब हो जाती है तो डिसीज होता है। तो नेचुरोपैथी को इतना करता है, टॉक्सिक मटेरियल हटाता है और आपके शरीर की जीवनी शक्ति को क्या करता है, बढ़ाता है। फिर वो जीवनी शक्ति क्या करती है, आपको हील करना शुरू करती है। कैसे? जैसे आपके शरीर की 60% से ज्यादा एनर्जी भोजन को पचाने में लगती है, तो आयुर्वेद सबसे पहले आपको फास्टिंग पे ले जाता है। और जैसे ही फास्टिंग पे गए तो जो 60% एनर्जी डाइजेशन में यूज होने वाली है वो आपको हील करने में यूज होने वाली है। तो ये एक तरह का बेसिक साइंस है। दूसरा बोलते हैं जितनी भी एक्यूट डिसीज हैं, दीज आर नॉट इनेमी, दीज आर फ्रेंड्स। सर्दी, जुकाम, बुखार, चेचक, चिकनगुनिया और डिहाइड्रेशन और उल्टी, ये जितनी भी चीजें हैं ये सब क्या है, ये शत्रु नहीं है, ये मित्र हैं। मित्र कैसे हैं? ये शरीर का ऑटो मैकेनिज्म सिस्टम है। शरीर जब भी बीमार होता है तो अपने आप को 3 चीजों से ठीक करता है। सबसे पहले बुखार, आपके शरीर में तीव्र बुखार है, इसका मतलब आपका ऑटो मैकेनिज्म सिस्टम काम कर रहा है। तो बुखार के माध्यम से शरीर क्या करता है, भीतर के टॉक्सिन्स को निकालता है। दूसरा क्या है, वोमिटिंग या उल्टियां, उल्टियों के माध्यम से शरीर अपनी गंदगी को निकालता है। तीसरा क्या है, आप डिहाइड्रेशन या लूज मोशन, उसके थ्रू शरीर अपनी गंदगी को निकालता है। तो नेचुरोपैथी बोलता है कि इन रोगों की दवा करने की जरूरत नहीं है, देयर इज नो नीड टू टेक क्योर प्रिवेंशन ऑफ ऑल डिसीज बिकॉज दिस इज अ ऑटो मैकेनिज्म, ऑटो सेल्फ हीलिंग सिस्टम ऑफ द बॉडी।
उसके बाद बोलती है प्रकृति, नेचर इज द ग्रेट डॉक्टर, प्रकृति सबसे बड़ी चिकित्सक है, प्रकृति के साथ रहोगे तो सारे डिसीज अपने आप चले जाएंगे। और दूसरी चीज ये है कि देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ मेडिसिन। अगर आप नेचुरोपैथी सिस्टम में मेडिसिन का यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप नेचुरोपैथ फॉलो नहीं कर रहे, सिंपल सी बात। तो नेचुरोपैथी जो बहुत हार्ड कोर नेचुरोपैथी की प्रैक्टिस करने वाले हैं, वो किसी भी तरह की मेडिसिन को, इवन आयुर्वेदिक मेडिसिन को भी वो प्रिस्क्राइब नहीं करते कि आपको लेना चाहिए। यहाँ पर ये एक ऐसा फंडामेंटल पॉइंट है जिससे मॉडर्न नेचुरोपैथी आयुर्वेदी एकदम अलग हो जाते हैं। आयुर्वेद बोलता है पहले बीमार मत हो, बीमार हो तो अगर जरूरत है तो दवा खा लो, दवा बनाने के 50 तरीके हैं। नेचुरोपैथी बोलती है प्रकृति के बीच में जाओ, अपनी जीवनी शक्ति को बढ़ाओ, लेकिन किसी भी तरह के एक्सटर्नल एप्लीकेशन की या मटेरियल लेने की जरूरत नहीं है। आपको 5 एलिमेंट्स और जीवनी शक्ति से ही खुद को हील करना है, आपको कोई दवा नहीं लेनी है। यहाँ पर बड़ा एक डिफरेंस हो जाता है आयुर्वेद में और नेचुरोपैथ में। तो ये, और उसके बाद बोलता है डाइट इज इटसेल्फ इज अ मेडिसिन। तो इसमें नेचुरोपैथ का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है डाइट। तो डाइट को एज ए मेडिसिन यूज करती है मॉडर्न नेचुरोपैथ, जबकि आयुर्वेद में पथ्य अपथ्य के नाम पे सब कुछ बताया गया है, कब दवा खाना है, कब नहीं खाना है, कब कौन सी डाइट लेनी है, सब कुछ बताया गया है। बट जो मॉडर्न नेचुरोपैथ पढ़ने वाले हैं, शायद उनको आयुर्वेद के होलिस्टिक अप्रोच की उतनी स्टडी नहीं है, इसलिए वो इन सब चीजों को कनेक्ट नहीं कर पाते आयुर्वेद से। बट ओवरऑल दोनों पैथीज क्या है, आपके कंप्लीट डेवलपमेंट के लिए है और आपके कंप्लीट नरिशमेंट के लिए। और इन दोनों पैथीज में कोई साइड इफेक्ट नहीं है। साइड इफेक्ट तब है जब आप किसी भी चीज को आवश्यकता से अधिक करते हैं। तो नेचुरोपैथ में बहुत तरह के ट्रीटमेंट है। जैसे एक सिंपल सा ट्रीटमेंट है, कोई भी व्यक्ति ले सकता है, मैं आपको बताता हूँ, घर पे आप कर सकते हैं। आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को, आपके स्पाइन को, आपके एक्सक्रीटरी सिस्टम को अगर आप स्वस्थ हैं तो और अच्छा बनाने के लिए, जैसे आपको कोई प्रॉब्लम जैसे पाइल्स नहीं है, ल्यूकेरिया नहीं है, अर्थराइटिस साइटिका नहीं है, तो आप कैसे ये ट्रीटमेंट कर सकते हैं? दिस इज कॉल्ड हार्ड एंड कोल्ड हिप बाथ। तो हार्ड एंड कोल्ड हिप बाथ कैसे लेते हैं? इसको बोलते हैं ठंडा गर्म कटी स्नान। तो इसमें 2 टब लेते हैं, बाथरूम में 2 टब रखते हैं, एक में गर्म पानी रखते हैं, एक में ठंडा पानी रखते हैं। तो गर्म से शुरू करते हैं, 3 मिनट गर्म पानी में बैठते हैं टब में, 1 मिनट ठंडे पानी में, 3 मिनट गर्म पानी में, 1 मिनट ठंडे पानी में, 3 मिनट गर्म पानी में, 1 मिनट ठंडे पानी में, फिर लास्ट में 3 मिनट गर्म, 3 मिनट ठंडा। फिर ट्रीटमेंट क्या होता है, समाप्त हो। आपको केवल टब में बैठते रहना है 3 मिनट 1 मिनट, टोटल 18 मिनट का ट्रीटमेंट। इसमें क्या होता है, जब आप गर्म पानी में बैठते हो तो आपके ब्लड सर्कुलेशन अपने आप बढ़ जाते हैं, स्पेशली आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में या नेवल सेंटर के नीचे जो। और जब आप ठंडे पानी में बैठते हो तो जो मॉर्बिड मटेरियल, टॉक्सिक मटेरियल बहते रहते हैं, वो एक जगह आकर के इकट्ठा हो जाता है। फिर जब आप गर्म पानी में जाते हो, फिर से और ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, फिर और शरीर से खींच करके सारे टॉक्सिक मटेरियल आते हैं। फिर जो है वापस आप जब बैठते हो तो फिर से वो एक जगह इकट्ठा होते हैं। तो इस तरह से ब्लड सर्कुलेशन के माध्यम से क्या होता है, इम्प्योर ब्लड बॉडी से हटता है और प्योर ब्लड सर्कुलेशन पूरे शरीर में अपने आप होने लगता है। तो हीलिंग का एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि आप इवन योगा थेरेपी जब सीखेंगे या सीखने जाएंगे तो पूरे योगा थेरेपी का एक ही कॉन्सेप्ट है कि किसी भी शरीर या किसी भी डिसीज को क्योर करना हो तो जो पर्टिकुलर बॉडी ऑर्गन है, जो बीमार है, वहां पे आपको केवल एक काम करना है, इम्प्योर ब्लड को क्या करना, हटाना है और प्योर ब्लड का सर्कुलेशन वहां पे कराना है। अपने आप वो बॉडी का सिस्टम हिलो। जैसे आपको डायबिटीज है तो डायबिटीज में क्यों बोलते हैं कि आपको अर्धमत्स्यंद्रासन करना है या स्पाइनल ट्विस्ट करना है? जब आप स्पाइनल ट्विस्ट करते हैं तो अपने आप आपके जो इंसुलिन का सिक्रेशन करता है वो बॉडी ऑर्गन, पैंक्रियाज, स्टमक, सब अपने आप क्या होता है, ट्विस्ट होता है, प्रेशर पड़ता है। तो जब काफी देर तक एक पर्टिकुलर टाइम तक करते हैं, स्पेशली 1.5 मिनट के बाद, उसके बाद वहां पर अपने आप प्योर ब्लड सर्कुलेशन होना शुरू होता है। जब प्योर ब्लड सर्कुलेशन होता है तो अपने आप वहां की सेल्स हील होना शुरू होती है। तो इसलिए योगा थेरेपी का एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये है कि कोई भी आसन
केवल नहीं करना है, कितने देर तक करना है, कितनी फ्रिक्वेंसी में करना है, और कितनी बार, उसकी कितनी आवृत्ति करनी, ये एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बिकॉज ऑफ ब्लड सर्कुलेशन। ठीक है, नेचुरोपैथी में होता है। तो 18 मिनट का ट्रीटमेंट लिया, उसके बाद आपको यूरिन जाना है। जब आप यूरिन जाते हैं तो सारे टॉक्सिक मटेरियल थ्रू यूरिन या थ्रू मोशन बाहर निकल जाते हैं। उसके बाद टहलिए, टहलने के बाद फिर से यूरिन आएगी, फिर निकल जाएगा। ये आपका 20-25 मिनट का नेचुरोपैथी का ट्रीटमेंट, जिसमें आपको टब चाहिए और पानी चाहिए, आपके पूरे शरीर को क्लीन कर सकता है। तो ये एक छोटा सा इस तरह से मट्टी पट्टी है और गीली पट्टी है। आप बहुत थके हो, कहीं से आए हो, सर पे एक टॉवेल लीजिए, उसको गीला करके सर पे रख लीजिए, और एक टब में गर्म पानी लीजिए, उसमें थोड़ा नमक डाल दीजिए। 15-20 मिनट के लिए उस गर्म पानी में केवल पैर डाल करके बैठ, उसके बाद 20 मिनट बाद पैर निकाल करके उसको पोंछ दीजिए, आपकी सारी थकावट दूर हो जाएगी। दिस इज कॉल्ड फुट बाथ या पाद स्नान। तो इस तरह के बहुत से नेचुरोपैथी में ट्रीटमेंट है जिसमें केवल आपको पानी चाहिए और आप पूरी बॉडी को हील कर सकते हैं। तो इस तरह से इतना वास्ट आयुर्वेदा और इतना विस्तृत नेचुरोपैथी, इसको 1.5 घंटे में समेटना, कंसाइज करना, इट इज वेरी डिफिकल्ट, बट आई ट्राई टू just give a very small picture of Ayurveda, naturopathy, और प्रैक्टिकल एप्लीकेशन शायद मुझे अगले सेशन में लेना पड़ेगा कि कैसे इसको अपने योगिक कल्चर, योगिक प्रैक्टिस में रिलेट कर सकते हैं। तो आज के सेशन से जुड़ा हुआ किसी का कोई क्वेश्चन हो, निशान जी कह रहे थे कि पिछले भी सेशन के कुछ क्वेश्चन है, तो नाउ यू कैन आस्क द क्वेश्चन। सर, जैसे कि आपने बताया कि 3 ट्रीटमेंट्स है, एक फूड, स्लीप और सेक्स। अब जो फूड है वो तो आपने बता दिया था, शायद वो मैंने मिस कर दी थी क्लास। जो स्लीप है, स्लीप आपके अकॉर्डिंग कितना, एक किसी भी हेल्दी पर्सन को कितनी स्लीप लेनी चाहिए? देखिए, हर व्यक्ति का जो स्लीपिंग आवर्स है वो अलग अलग होता है, बट कितना स्लीप लेना चाहिए इम्पोर्टेंट नहीं है, क्वालिटेटिव स्लीप आप कितनी ले रहे हैं इम्पोर्टेंट है। तो क्वालिटेटिव स्लीप का टाइम है, तो क्वालिटेटिव स्लीप का टाइम है 9 से 2। रात को 9 से 2 के बीच में अगर व्यक्ति सोता है तो भले 3 बजे उठ जाए, लेकिन उसकी नींद पूरी होगी, क्योंकि ऐसा बायोलॉजिकल सिस्टम का मेजरमेंट करते हैं तो ऐसा पता चलता है कि 9 से 2 के बीच में जब आप सोते हैं तो 1 घंटे की नींद इक्वल टू 2 घंटे की नींद। 1 घंटे सोते हैं तो 2 घंटे के बराबर होती है, लेकिन यही आप अगर 11-12 बजे के बाद सोते हैं तो 1 घंटे की नींद आधे घंटे की जाती है। तो क्वालिटेटिव स्लीप इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपके बॉडी में लीवर एक मेजर ऑर्गन है जो बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है। तो हर बॉडी ऑर्गन का काम करने का एक समय है, उसका टाइम, बायोलॉजिकल क्लॉक है हर बॉडी। तो लीवर का बायोलॉजिकल क्लॉक टाइमिंग क्या है? 10 to 2, 10 से 2 रात में। इस बीच में अगर आप सोते हैं तो आपको हाईएस्ट क्वालिटेटिव रेस्ट, ठीक है ना। तो लीवर को अगर रेस्ट देते हैं तो स्लीप भी एक बहुत बड़ा टॉपिक है, बट एक सामान्य रूप से अगर मैं आपसे कहूँ तो कम से कम 10 से 3 के बीच सोने का जरूर प्रयास करें, और नहीं सो पा रहे हैं तो 6 से 8 घंटे की नींद आइडियल है। किसी भी व्यक्ति के लिए 6 से 8 घंटे उसे सोना ही चाहिए, नेचुरल। सर, और फूड कितने टाइम के बाद नहीं खाना चाहिए? जैसे बोलते हैं ना कि शाम को 6 बजे के बाद जब सूर्य अस्त हो जाता है उसके बाद मत खाओ, कुछ हैवी मत खाओ। अब ये आपके वर्क नेचर पर डिपेंड करता है कि आपने दिन में क्या काम किया है, क्या खाया है, बट जनरली अगर इसको बहुत जर्नलाइज करके बोले तो 8 बजे के पहले आपको खा लेना चाहिए। और दूसरे तरीके से अगर कहा जाए तो सोने के कम से कम 2 घंटे पहले तो आपको भोजन कर ही लेना चाहिए। और अब उसका डिवीजन ये है कि रात्रि 8 बजे के बाद शुरू होती है, तो अगर 7 से 8 के बीच आप खा लेते हैं तो इट इज हेल्दी। आज के समय में ये थोड़ा सा चैलेंजिंग है, बट अच्छा है, हेल्दी है, आप इतना करोगे तो ठीक है। आयुर्वेद तो ये बोलता है कि सोने के पहले आपका आधा भोजन पच चुका होना चाहिए, इतनी जल्दी खाना। तो अगर आप फॉलो कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं फॉलो कर सकते तो थोड़ा सा एक मिडिल पाथ आपको अपनाना पड़ेगा समझ के साथ। तो मैं ये कहता हूँ, ज्यादा खा लिया तो सूर्य नमस्कार थोड़ा बढ़ा लो, और ज्यादा खाना है तो थोड़ा हेल्दी फूड खा लो, ज्यादा तला भुना ना खाओ। तो मैंने ये नियम बताया
कि 7 से 8 के बीच खा लो, और 8 के बाद खाना हो तो या तो सब्जी खाओ या तो रोटी खाओ। 10 के बाद खाना हो ना तो सब्जी खाओ ना तो रोटी खाओ, तो दूध पी के सो जाओ। और 11 के बाद खाना हो तो दूर से देखो भोजन को, नमस्कार करो, आंख बंद करो और सो जाओ। क्योंकि 11 बजे के बाद भोजन करने का देयर इज नो क्वेश्चन, इट विल क्रिएट लॉट ऑफ ट्रबल इन योर लिवर, इन योर बॉडी। जी, एनी अदर क्वेश्चन? प्रशांत जी, ये मीठे का क्या महत्व है? मतलब हम लोग कहते हैं ना कि जैसे योगिक प्रैक्टिस में ज्यादातर लोग मीठे को जरूर वेलकम करते हैं, तो ये क्या बात है? मतलब व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ स्वीट फूड इन दिस पाथ? फर्स्ट थिंग, कोई भी प्रैक्टिस आप करते हो, स्पेशली जब आप आसन भी करते हैं, तो जो बेसिकली आसन वर्ड है वो कहाँ से? आसन। आसन का मतलब क्या होता है? स्थापित करना या एस्टेब्लिश योर सेल्फ। तो स्थिरता के लिए, ग्राउंडिंग के लिए आपके अंदर अर्थ एलिमेंट होना बहुत जरूरी है। अगर अर्थ एलिमेंट नहीं है तो आप ग्राउंडेड नहीं हो सकते। दूसरा, जब आप ध्यान करते हो तो जब आपकी कॉन्शियसनेस ऊपर की ओर फ्लो करती है, तो ये तो एक इम्पॉर्टेंट एम है, इम्पॉर्टेंट पर्पज है मेडिटेशन का, कि योर कॉन्शियसनेस शुड बी गो अप, अपवर्ड साइड। बट उसी दौरान ये भी होना चाहिए कि आप ग्राउंडेड भी होने चाहिए। नहीं तो कई बार क्या होता है, जब ध्यान में लोग बहुत गहराई में जाते हैं और उनकी ऊर्जा ऊपर की ओर जाती है, तो उनकी ब्रीदिंग इतनी फास्ट हो जाती है कि वो फिर उसको संभाल ही नहीं पाते। वो कपालभाति इतनी तेज तेज होने लगती है कि उनकी बॉडी में कोई कंट्रोल ही नहीं होता, उछलने कूदने लगते हैं। तो बिकॉज ऑफ लैक ऑफ अर्थ एलिमेंट। तो मीठा बेसिकली जो स्वीट टेस्ट है वो कहाँ से बना है? अर्थ एलिमेंट से बना है। तो जब आप मीठा खाते हो तो अपने आप आपके भीतर ग्राउंडिंग डेवलप होती है और अर्थ एलिमेंट बढ़ता है। और जब अर्थ एलिमेंट बढ़ता है तो आप ध्यान को बहुत देर तक कर सकते हो। ठीक है, तो ग्राउंडिंग के लिए, स्टेबिलिटी के लिए और वीकनेस की स्टेज में देर तक बने रहने के लिए आपको क्या करना है? मीठा सही ढंग से खाना चाहिए। दूसरा क्या है कि कई बार बहुत ज्यादा अगर आपके अंदर अर्थ एलिमेंट की कमी होती है तो आप ध्यान में नहीं जा सकते। आप बैठते ही आपका मन भागने लगता है इधर उधर विचारों में, कल्पनाओं में। इसी को पतंजलि बोलते हैं भ्रांति दर्शन, इल्यूजिनेशन और हेलुजिनेशन। आप बैठ करके आंख बंद करके कल्पना करते हो कि मुझे नीला प्रकाश दिखाई देता है, सफेद प्रकाश दिखाई देता है, आत्मा दिखाई देता है। बिकॉज ऑफ आपके अंदर अर्थ एलिमेंट कम है, इसलिए आप इतनी कल्पना कर रहे हो। आपके अंदर एयर एलिमेंट ज्यादा एक्टिव है। तो इन सब कारणों से अर्थ ये मीठे को बताया गया। तो केवल मीठा नहीं बोला गया, मीठा और चिकनाई। दूसरा, लिब्रिकेशन। आपके शरीर में मीठा के साथ चिकना भी लेना है। तो चिकना कैसे लेना है? चिकना दूध या घी के फॉर्म में लेना है, क्योंकि जब आप योगिक प्रैक्टिस करते हो तो आपके शरीर में पित्त और वात दोनों बढ़ता है। पित्त वात को संतुलित करने के लिए, बैलेंस करने के लिए चिकनाई जरूरी है। नहीं तो वो जो अंदर की गर्मी है, पित्त है, आपके बोन मैरोस को जला देगा, आपको मसल्स, आपके मसल्स को जला देगा, आपके अंदर बहुत हीट क्रिएट करेगा। अगर आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करते हो, स्पेशली आसन और प्राणायाम की बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करते हो, तो इसलिए मीठा और चिकना, मधुर और स्निग्ध, उसको बोला गया मधुरम स्निग्धम। मधुर और स्निग्ध दोनों का कॉम्बिनेशन लेते हो, दैट दिस इज वेरी गुड कॉम्बिनेशन फॉर योर योगा प्रैक्टिस। बट अगर आपकी कफ प्रकृति है तो यू हैव टू टेक इन रेगुलेटेड फॉर्म। जी, तो इम्पोर्टेंट जैसे पार्ट इज अबाउट मिल्क। ओके, तो एक अनदर इम्पोर्टेंट फूड इज मिल्क। यस, तो मिल्क में भी आई एम टॉकिंग अबाउट नॉर्मल फुल क्रीम देसी मिल्क। तो उसमें भी ठंडे दूध का और गर्म दूध का, मतलब दोनों की तासीर में क्या फर्क है, उसका क्या असर है? देखिए, दूध बेसिकली क्या है कि उसका स्वभाव एक तरह से पृथ्वी तत्व का है, तो एक तरह से ठंडा होता है, मधुर होता है। लेकिन उसको गर्म कैसे बनाया जा सकता है? जब आप उसमें हल्दी, सौंठ और गुड़, काली मिर्च ये सब डालते हो तो गर्म बन जाता है। लेकिन उसी ठंडे दूध को जब आप सामान्य टेम्परेचर पे लाते हो, नॉर्मल टेम्परेचर पे लाते हो, उसमें हनी मिला देते हो, तो आपके शरीर में
वो क्या होता है, वजन को या पृथ्वी तत्व को या वेट को बढ़ाने वाला होता है। ठीक है, तो दूध वही है, उसका उपयोग कैसे करना है आपको अपनी प्रकृति के अकॉर्डिंग डिसाइड करना पड़ेगा। तो फिर भी अगर आप बहुत ज्यादा आसन की प्रैक्टिस करते हैं तो आपको सामान्य टेम्परेचर का, नॉर्मल टेम्परेचर का दूध लेना चाहिए। आप बहुत ज्यादा प्राणायाम की प्रैक्टिस करते हैं तो आप थोड़ा गर्म दूध ले सकते हैं। ठीक है, और आप प्राणायाम, ध्यान और आसन तीनों एक साथ करते हैं तो आप अपनी प्रकृति के अनुसार दूध लें कि आपकी शरीर में ज्यादा क्या है, पित्त ज्यादा है, कफ ज्यादा है। अब इसको ऐसे देख लेना कि अगर आप हेमंत या शिशिर ऋतु में, जैसे ठंडी बोलते हैं, विंटर सीजन में ले रहे हैं तो दूध में सोट हल्दी डाल के लीजिए। गर्म, अगर गर्मी के मौसम में दूध ले रहे हैं तो उसमें गुलाब जल डाल लीजिए, थोड़ा सा मिश्रामू डाल लीजिए, केसर डाल लीजिए, उसको ठंडा बना के लीजिए। ठीक है, बरसात में ले रहे हैं तो ऑब्वियसली गर्म एंटीवायरल प्रॉपर्टी जो हर्ब्स की है उसको डाल के आप ले सकते हैं। तो इवन इसीलिए बताएगा कि हर ऋतु में, ऋतुचर्या, हर ऋतु में आपको दूध को कैसे लेना है, कब लेना है, ये बताएगा। तो उसका अगर आप उपयोग करें तो भी अच्छा है। तो ऋतु के अनुसार ले सकते हैं आप, प्रकृति के अनुसार ले सकते हैं, आपकी बॉडी का जो कॉन्स्टिट्यूशन। एक योगिक लाइफस्टाइल में वो फॉर्मूला 44 या हैंडी हर्ब कौन सा है जो आपको ऑल काइंड ऑफ मोस्ट काइंड ऑफ सपोर्ट, लाइक इम्यूनिटी, एनी इमीडिएट वीकनेस लग रही है, कुछ लग रहा है, सो दैट यू वांट टू क्विकली रिजुविनेट योरसेल्फ। एक हर एक का एक वो मैजिक हर्ब होता है ना, उसके मुताबिक। तो एक योगिक लाइफस्टाइल में उस कौन से हर्ब को हम वो पोजीशन दे सकते हैं जो आपको इनफैक्ट जो आसन वगैरह के लिए भी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी, इनफैक्ट ऑल दोस थिंग्स व्हिच टेक्स केयर होलिस्टिकली, राइट? तो कोई दो हर्ब होंगे या एक होगा या कुछ ऐसा होगा जो हमें जानना चाहिए? अब इस टॉपिक पे बोलना फिर से बहुत समय लेने वाला है, क्योंकि हर्ब्स की जब आप बात करते हैं तो हर्ब्स की अपनी प्रॉपर्टी होती है। जैसे व्यक्ति की वात पित्त का प्रॉपर्टी होती है, वैसे प्रत्येक हर्ब की भी क्या होती है, एक अपनी, जैसे लौंग है, क्लेव, ठीक है ना, तो उसकी प्रॉपर्टी है। ठीक है, उसकी प्रॉपर्टी क्या है, उष्ण है और गुरु है, शीतवीर्य है। तो ये टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं आयुर्वेद में। लेकिन मैं आपको जानकारी के लिए इतना बता दूं कि आपकी किचन में जितने भी मसाले हैं सब हर्ब्स। अब आप कहाँ से शुरू करोगे? हल्दी, जावित्री, सौंफ। सौंफ एंटीवायरल है, हल्दी एंटीऑक्सीडेंट है, और दालचीनी, दालचीनी तो मतलब ऐसा है कि वो हर रोग में आप उसका उपयोग कर सकते हैं। शायद ही ऐसा कोई रोग हो, दो चार छोड़ करके, जिसमें आप उसका उपयोग नहीं कर सकते। तुलसी है, काली मिर्च है, लौंग है, और जीरा है, धनिया है, और काला नमक है, सफेद नमक है। तो जैसे पाचन एक इम्पॉर्टेंट चीज है ना, डाइजेशन, तो एक ऐसी चीज बताता हूँ जिसका उपयोग आप हर समय कर सकते हैं। जैसे धनिया हो गया, काला नमक हो गया, और जीरा हो गया। तीनों आप धनिया और जो है धनिया और जीरा समान मात्रा में ले लीजिए, और काला नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग ले लीजिए। तीनों आपस में पीस लीजिए, और जब भी आप भोजन करो उसके बाद एक चम्मच खा लो। तो ये पाचन के लिए बहुत ही अच्छा है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, टेस्ट में अच्छा है, और हमेशा आपको क्योर करेगा। तो आप किचन में जो हर्ब्स है उसके कॉम्बिनेशन के आधार पर अपनी पूरी मेडिसिन की लिस्ट तैयार कर सकते हैं। और आपके गार्डन में अगर देखा जाए, तुलसी लगा लो, लेमन ग्रास लगा लो, क्योंकि अगर जो हर्ब्स है, जैसे अभी आजकल जो प्रचारित है, पुरुषों के लिए अश्वगंधा है, महिलाओं के लिए शतावरी है। बोथ आर वेरी टेक्निकली, क्वालिटेटिवली वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड। जितनी चीजें आज मार्केट में इस नाम पे मिलती हैं, आधी तो नकली होती है, क्योंकि शतावरी और अश्वगंधा दोनों का पाउडर बनाना और क्वालिटी का हर्ब्स नेपाल से लेके आना या जहाँ भी होता है तो बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो मैं ये कभी नहीं रिकमेंड करूंगा कि आप हमेशा अश्वगंधा, हमेशा शतावरी रखें। हालांकि वुमेन्स के लिए शतावरी, पुरुष के लिए अश्वगंधा एक इम्पोर्टेंट हर्ब माना जाता है, लेकिन कैसे उपयोग करना, कब करना, कितना करना, ये एक साइंस है। इसके लिए एक क्लास से नहीं होगा। दूसरी चीज ये कि ये ऋतु में अलग अलग हर्ब्स का यूज करें, हर ऋतु में अलग हर्ब्स है।
अश्वगंधा का आप बहुत गर्मी में उपयोग नहीं कर सकते, ठीक है ना। शतावरी का आप बहुत गर्मी में नहीं यूज कर सकते। इसी तरह से लौंग है, लौंग का उपयोग बहुत गर्मी में नहीं कर सकते। सौंफ है, सौंफ का उपयोग आप हमेशा भोजन के बाद, खाल एंटीवायरल होता है, हमेशा कर सकते हैं। नेत्र प्रक्षालन, सौंफ के पानी से आंख धुलिए, सारी आंखों की गर्मी निकल जाएगी। जैसे षटकर्म करते हैं तो षटकर्म में एक नेत्र प्रक्षालन भी होता है, आई कप होता है, उसमें सौंफ का पानी बना के उसमें आंख को डाल के खुलना बंद करना 5 से 10 बार, तो सारी आंखों की गर्मी निकल जाएगी, तो बाल नहीं झड़ेंगे। तो ये बहुत छोटे छोटे इंटरकनेक्टेड चीजें हैं जिसके बारे में हम धीरे धीरे जानते हैं तो जीवन में उपयोग कर सकते हैं। दैट्स व्हाई योगा इज ए ओवरऑल लाइफ स्टाइल एंड दिस इज विद्या you have to learn in the feet of master. Even you are not ready to sit in the feet of master, at least you have to spend your some time in company with the master, then you can learn. Otherwise it is very difficult to teach all these things in one session or class and other things. तो अगर आपने पूछा हर्ब्स कौन है, तो दालचीनी, शहद, जायफल, जावित्री और काली मिर्च, लौंग, सौंफ, काला नमक, जीरा, पिंक साल्ट, ये आपको घर में रखना ही चाहिए। गार्डन में तुलसी लगा सकते हैं, लेमन ग्रास लगा सकते हैं, और दालचीनी, जावित्री की भी पौधे आते हैं, वो भी लगा सकते हैं। और अपामार्गा भी कॉमन है लेकिन बहुत मुश्किल है आप उसका प्रयोग समझ पाए। तुलसी और लेमन ग्रास, ये दो ऐसी चीजें हैं जो आप अपने गार्डन में लगा के इसका उपयोग आराम से कर सकते हैं। बाकी बहुत सी चीजें हैं, क्योंकि आज वो टॉपिक नहीं है इसलिए अब वो चीजें लाना भी मुश्किल है, क्योंकि टाइम भी ऑलरेडी बहुत ज्यादा हो चुका है, 7:14 है। मुझे नहीं कोई प्रॉब्लम है, लेकिन आप लोगों का समय होगा। थैंक यू जी, थैंक यू सर। थैंक यू शशांक जी, बहुत अच्छा सेशन था आज का, मैंने पूरा सुना, मुझे भी बहुत सारी नई पॉइंट्स मिले, तो होपफुली पार्टिसिपेंट्स को भी समझ में आई होंगी नई चीजें। तो नेक्स्ट सैटरडे भी हम लोग कुछ प्लान करते हैं। ठीक है, ठीक है, कोई क्वेश्चन होगा तो आप लोग फिर नेक्स्ट सेशन में पूछ सकते हैं। अच्छा ओके जी, थैंक यू ऑल ऑफ यू। ओके, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक नेक्स्ट यू, सेशन गुड नाइट।